आओ जी, करिए बताओ। SRA पे। और कल ध्यान ही नहीं रहा, मेरे को तो लगा कि 12 बजे क्लास ओवर होगा। और मैंने बड़े एहसान से 5 मिनट पहले बंद किया कि ले चलो तुमको आज जल्दी छोड़ देता हूँ। हाँ जी। क्या पॉइंट कर लिया था लास्ट? क्या पॉइंट किया था? चलो, समझ में आ गई थी? ठीक है। आओ जी सर, बेरक पे आ जाओ। चलो जी, देखो जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं इसका, जब SRA का प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, इसकी लैंग्वेज और अभी तक आपने जितने भी बेर एक्ट पढ़े हैं, उसमें जो प्रियम्बल थे, देखो एक बेसिक फर्क है। हाँ, हाँ, कंसोलिडेशन का फर्क है। जरा बताओ जरा क्या होता है अदरवाइज प्रियम्बल में, जो जनरल प्रियम्बल से आप पढ़ते हो उसमें क्या क्या आता है? रिलेटिव टू फलाना फलाना, ठीक है ना। ये देखो, ये कंसोलिडेशन तो कर ही नहीं रहे। कंसोलिडेशन का मतलब इकट्ठा करना, नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। बस क्या कह रहे हैं कि डिफाइन करना है, यानी डेफिनेशंस देना है, प्लस जब जब अमेंड करने की जरूरत पड़े उसको अमेंड करना है, किसी को, लो को, जो सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ से जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया? लेट से कोई नई रेमेडी आ जाए, ठीक है ना, जो स्पेसिफिक रिलीफ के अंतर्गत या तहत उसके पढ़ाई जाती हो या फिर उसके साथ इन्वॉल्व हो, इंडस्ड हो, ठीक है जी। उसको जब चाहे नई डेफिनेशन दे दो या फिर अमेंड कर दो। जैसे कि 2018 में अमेंडमेंट के थ्रू आया। 2018 में अमेंडमेंट के थ्रू क्या आया है? सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस आया है। क्या होती है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस? बड़ा सिंपल सा उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ इतना होता है, लेट से मैंने, ठीक है ना, एक ठेकेदार को अपॉइंट कर दिया कि भैया मेरे लिए तो मकान बना के दे दे। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके साथ, ठीक है जी। मैंने जो भी पैसा वैसा देना था, जिस हिसाब से पेमेंट होनी थी, मैं वो कर रहा हूँ। मैं अपनी ऑब्लिगेशन से, अपने पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस से, क्योंकि मेरे को भी तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? मैं पैसे दूंगा, वो कंस्ट्रक्शन करेगा मेरे भी आप। ठीक हो गया? सिंपल। अब क्या है, मैं अपनी परफॉर्मेंस तो पूरी कर रहा हूँ, ठीक है जी। सामने से नहीं आ रही है परफॉर्मेंस। ठीक हो गया? कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। तो मेरे ऊपर बात आ जाएगी। क्या बात आ जाएगी? कि मैं या तो इस एक्ट में कोई स्पेसिफिक रिलीफ ले लूं, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करवा लूं, या तो मैं कोर्ट कोर्ट में जाऊं और कोर्ट को बोलूं कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है ना, मैंने पैसे देने थे, ठेकेदार ने जो है वो अपना वो ठेका पूरा करना था, कंस्ट्रक्शन करनी थी, ठीक है जी। इसको बोलो, क्योंकि मैं अपना पार्ट पूरा कर चुका हूं, उसको बोलो कि वो अपना पार्ट पूरा करे, ठीक है। या फिर मैं क्या करूं, मैं सीधा उसको बोल दूं ठेकेदार को, देख भैया, या तो पूरा कर रहा है 15 दिन के अंदर पूरा कर दे, नहीं तो मैं किसी और से कराऊंगा। और अगर दूसरे को कराने के लिए कोई खर्चा हुआ, ठीक है ना, अब खर्चा तो होगा, वो तू करेगा फिर, मैं नहीं करूंगा। ठीक हो गया? समझ रहे हो ना? अब मैंने क्या करा, ठेकेदार को भी नोटिस दे दिया है कि भैया ये तो तू कर दे फटाफट, नहीं तो मैं अपने भी आप पे स्वयं करवाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है ना। अब वो दो ही रास्ते हो जाएंगे, या तो वो करेगा या वो नहीं करेगा। कर देगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, केस डालने से बच जाएंगे हम, ठीक है ना। क्यों खाम कर, चाहे सारे के केस हो, हैं तो सिविल नेचर के लंबे खींचने वाले केसेस हैं, ठीक है ना। सिंपल हो गया। अगर कर देगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो सीधा सिंपल क्या करेंगे, पहले वो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करवाएंगे। ठीक हो गया? सिंपल। वो करवा के जो खर्चा बैठेगा उसको दिलवाएंगे ठेकेदार से। ठीक हो गया? उसके लिए केस करेंगे फिर। अगर हमने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑप्ट कर ली है तो हम स्पेसिफिक रिलीफ नहीं लेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ जो इस एक्ट में लिखा हुआ उसके लिए केस नहीं डालेंगे फिर हम। लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कंस्ट्रक्ट करना है घर को,
ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्शन तो करा ली, अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या करवाओगे? कुछ भी नहीं। परफॉर्मेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस हो चुका है या बिल्डिंग हो चुका है, ठीक हो गया। बस क्या है, ये पेनल्टी, ये डैमेजेस, ये कंपनसेशन एक्सेट्रा जो है सिर्फ इसके लिए केस होगा, ठीक हो गया। सही, इसके लिए भी जो है स्पेशल कोर्ट्स वगैरह आ गई हैं, ठीक है जी। यहीं से फिर जो है शेड्यूल जो है उसका रास्ता निकलेगा, वो भी एक दिन हम याद कर लेंगे, ठीक हो गया। चलो, ड्यूटी है क्या सीन है? तमन्ना, द गिवन पाइबर ग्राफ एंड लाइन, बोलना पड़ेगा इसको, स्टेशन साफ रखे, पता नहीं कौन आता है। आज ही हटा दूंगा इसको। हाँ जी, डन हो गया हिसाब किताब, सिंपल। बेसिक फर्क क्या है कि कंसोलिडेशन जैसे शब्द नहीं है। द बेयर एक्ट ऑफ एसआरए डू नॉट बिलीव इन कंसोलिडेशन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ्स। कोई बात नहीं, किसी भी एक्ट में पढ़ा हो, ये एक्ट तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक रिलीफ्स की ही बात करेगा, फालतू ही बात नहीं करेगा, ठीक है। ऐड करना होगा ऐड कर देंगे, अमेंड करना होगा अमेंड कर देंगे, कटाना होगा काटना होगा तो काट देंगे। जैसे 1900 पहली अमेंडमेंट कब आई थी? 64 में आ गई, ठीक है जी, एक साल में आ गई थी। घटा भी दिए दो दो सेक्शंस, ठीक है जी, 43 44 रिपीट कर दिए, ठीक हो गया, सिंपल है। आगे आगे आ जाओ। बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 14th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कब से गिनते हैं रिपब्लिक? क्या 50 क्या है? कब? 1950 कब? 26 जनवरी 1950 से, ठीक हो गया। तब से गिनोगे तो कितने साल हो गए? 14 ईयर हो गए। 50 में गिनोगे ना तो 14 हो जाएंगे, ठीक है जी। आओ जी, पार्ट वन, प्रिलिमिनरी। कल 3 पार्ट में बांट लिया था, ठीक है जी। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन, दूसरे पार्ट में स्पेसिफिक रिलीफ, तीसरा पार्ट लास्ट पार्ट प्रिवेंटिव रिलीफ, ठीक हो गया। चलो जी, शो टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में अंडरलाइन में बी कॉल्ड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। क्या बोला जाएगा इसको? एस आर ए 1963 बोला जाएगा इस एक्ट को, ठीक है, मैं लिखा हुआ है। चलो, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। नंबर वन, अमेंडमेंट आ गई है 2019 की, सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट जो इस एक्ट की है वो आई है, रेफर कर लेना, ठीक हो गया। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट्स। डेट के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, नीचे रेफर कर लो, 1 मार्च 1964। इंट्रोडक्शन में हम लिख चुके हैं, ठीक हो गया। आओ जरा, डेफिनेशन बहुत ध्यान से करना। देखो, बहुत कम डायरेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन के दौरान ही जो है हम डेफिनेशन क्लोज करते हैं, और जो दूसरे नंबर पे या दूसरे दिन आ जाता है जिसका नंबर, ठीक है जी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे डायरेक्ट में, ठीक है जी, ये वर्ड्स डांस करेंगे, ठीक है, सिंपल। चलो जी, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अगर वर्ड ओब्लिगेशन आ गया तो ओब्लिगेशन क्या करेगी? इंक्लूड करेगी एवरी ड्यूटी, वो हर ड्यूटी जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, ठीक है जी। यानी ओब्लिगेशन, डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, ओब्लिगेशन को क्या कह रहे हैं? ड्यूटी, और सिर्फ कौन सी ड्यूटी? जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, ठीक हो गया। अंडरलाइन करोगे आप इसको, किस चीज को? ओब्लिगेशन को अंडरलाइन करके ड्यूटी को, ठीक है जी, और फिर एनफोर्सेबल बाय लॉ को पूरा अंडरलाइन करोगे, इसको एक साथ अंडरलाइन करोगे। ड्यूटी को बॉक्स बनाना चाहते हो तो बॉक्स बना लो, ठीक हो गया, सही। अगर मैं, देखो जरा, है नहीं क्या? अरे,
ये जो टर्म ऑब्लिगेशन को डिफाइन करते हुए ये जो ड्यूटी लिखा है, इससे पहले मैं एक प्रीफिक्स लीगल लगा दूं तो ठीक है। यस सर। सिर्फ लीगल ड्यूटीज की बात कर रहा है ये। ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, बहुत सिंपल है। अगर मैं कहूं अगर मैं ड्यूटी से पहले मोरल लगा दूं तो क्या एनफोर्सेबल बाय लॉ है ये? इसलिए साथ में पढ़ोगे लीगल ड्यूटी प्लस एनफोर्सिएबिलिटी, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। यस नो? ठीक है, चलो जी, चेक। मोरल ड्यूटी, एक ऐसी मोरल ड्यूटी बताओ जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होती है। टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द सोसाइटी। एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो अबाइड बाय लॉज, अबाइड बाय लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं उनको फॉलो करना है। तो मोरल ड्यूटी बाकी कोई फॉलो करेगा तो देखो उसके लिए तो अलग चीज है ना, ठीक है ना। आप किसी किसी की जान नहीं लोगे, ठीक है ना। अगर ले लोगे तो ऑफेंस बन जाएगा, ठीक है ना। वो बिल्कुल अलग स्ट्रीम चली जाएगी। बिल्कुल सिंपल सोचो, इतना हाइपोथेटिकल कहाँ जगह है जी। तो ओनली ओनली मोरल, टोट तो थोड़ा थोड़ा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा थोड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, ठीक है। चलो मैं रिलीजियस ड्यूटी लिख दूं। क्या किसी रिलीजियस, देखो ड्यूटी तो होती है, ठीक हो गया, लेकिन वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ऐसे मोरल ड्यूटी तो होती है, भाई देखो सच बोलना चाहिए, है ना, चोरी नहीं करनी चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, जो कुछ भी है ये मोरल ड्यूटीज है। बट क्या ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है? क्या नहीं है, सिंपल है, सिंपल, ठीक हो गया, सही। भाई देखो क्या है कि हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ठीक है जी, और सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए, नवरात्रि का व्रत करना चाहिए, ठीक है, रिलीजियस ड्यूटी है। प्रोसेशन चल रहा है तो प्रोसेशन में हिस्सा लेना चाहिए, रिलीजियस ड्यूटी। बट क्या एनफोर्सिएबल बाय लॉ है? नहीं है। चलो तो सर सोचो, मोरल ड्यूटी कौन सी है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ? अभी आपने पूछा। नहीं है ना, मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। इसी कारण मैंने ड्यूटी से पहले लीगल ड्यूटी लगाया है, ठीक है ना। आपको क्या है, मोरल, मोरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मानवता, नैतिकता, है ना, ठीक है। लेट्स से अब मोरल ड्यूटी क्या है आपकी? मोरल ड्यूटी ये है कि आपको लोगों की जान बचानी चाहिए, मारना तो कतई नहीं चाहिए, ठीक है ना। अभी तो आपको उनकी जान बचानी चाहिए, ठीक है ना। लेट्स से आप बाहर निकलो, ठीक है जी, और लड़ाई हो रही है, ठीक है ना। अब अगले हफ्ते के लिए सिर फोड़ रहे हैं लड़के एक दूसरे का, ठीक हो गया। तूने कैसे फूल तोड़ दिया, वो मेरी नजर थी उस पर, ठीक है, ठीक है। अब एक सिर खोल रहे हैं एक दूसरे का, ठीक है ना। बताओ बचाओगे जान? ठीक है ना। आशिक पागल होता है ना, वो उन आपस में छोड़कर थारा से फोड़ देगा, ठीक हो गया, सिंपल, सही है ना। आपकी ड्यूटी नहीं है। लेट से आपकी जगह एमडीयू का गार्ड खड़ा है, उसकी ड्यूटी। सोचो ऐसे उसकी ड्यूटी है। लेट से यहाँ चौकी से थानेदार साहब हैं, एसएचओ का जो अपनी जो पीसीआर होती है वो खड़ी है, ठीक है ना। छोले कुलचे खा रहे हैं, देखते हुए होगा, एंटरटेन भी हो रहा है। बताओ क्या उनकी ड्यूटी है? क्या कहोगे, उनकी ये मोरल ड्यूटी है उस गार्ड की, एमडीयू के गार्ड की, और उस पुलिस वाले की क्या मोरल ड्यूटी है या लीगल ड्यूटी? सिंपल है,
सिंपल। प्योर मॉरल ड्यूटी की बात नहीं कर रहे, मॉरल प्लस लीगल है तो। प्योर रिलीजियस की भी बात नहीं कर रहे हैं, रिलीजियस प्लस लीगल। ठीक होगा। अगेन, अब जैसे मंदिरों में लाइन लगती है, ठीक है ना। अब भाई लाइन लगो, दर्शन करो, ठीक है जी। कोई कोई जाता है जैसे कहीं खाटू या फिर हनुमान जी के दर्शन के लिए जाता है, क्या भयंकर भीड़ होती है। वृंदावन ठीक हो गया, सिंपल, डन हो गया, सही। क्या ड्यूटी है, ठीक है ना। हाँ, मेंटेन करना। रिलीजियस बताओ, ये तो मोरल होगी, ठीक है ना, धक्का मुक्की नहीं करना। मैं यहाँ पे चला गया क्योंकि ये सोनीपत में खाटू का वो है, खाटू नरेश्वर कौन सा चनीन चनाना ऐसे कुछ है, चीना चीना धाम है वो इसी करके। हाँ सोनीपत में, ये इस्माइला से कटता है रास्ता। हम्म, पता नहीं, चनीना पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, पहली बार गया था। और भाई साहब क्या भयंकर भीड़ है, भीड़ थी उस दिन शायद, पता नहीं राधाष्टमी थी या खाटू जयंती थी, पता नहीं क्या था उस दिन, कोई था। सही लाइन चल रही थी, ठीक है ना। अब हुआ क्या, जो ये जो मंदिर का जो ट्रस्ट वाले होते हैं, पता होगा ना, मंदिर ट्रस्ट पे देते हैं, ठीक है ना, उसकी देख रेख वगैरह करनी। मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन किसी तरीके का मैनेजमेंट है ही नहीं। बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे, ठीक है जी। शुरुआत में तो क्या किया, वहां पे खड़े हैं लोग, कई देर, तो जितनी देर खड़ा हुआ खड़े हो जाओ, पीछे इतने लाइन लगती चली गई। पीछे जब हो गए ना 1000 2000 5000 6000 लोग हो गए, ठीक है जी, जब वो धीरे धीरे चलाने लगे। अब वो मंदिर का जो एंट्रेंस थी वो इतनी, एक यहाँ से शुरू करो और बस ये जो है, ये जो टेबल है इसके वहां तक, ठीक है जी। अब वो चल रहे हैं, लोगों का आपको पता है किस तरीके के लोग हैं, ठीक है जी। वो यूं नहीं देखेंगे भाई तेरी गोदी में बच्चा है, आपकी गोदी में बच्चा है कि नहीं है, वो बस आपको रोनते हुए आगे बढ़ जाना, पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है ना। पता नहीं वो डेटी, वो देव पुरुष या जो देवी है वो देव देवी है, ठीक है जी, वो पता नहीं क्या होगा, वो देख रही है तू जल्दी आ, है ना, खाली हो जाते हैं वैसे खाया। ठीक है ना। देखो सीधी सिंपल सी बात है ना, है ना। धाम पे जाओ ना कभी भी तो सिर्फ और सिर्फ दर्शन करके मत आना, वहां पे बैठना थोड़ी देर की, तो ये है, ठीक है जी। लेकिन मैनेजमेंट होनी चाहिए, सही। कभी इस्कॉन के टेम्पल में जाना, या फिर इस्कॉन, इस्कॉन ने जो जो भी मंदिर ट्रस्ट पे लिया है, वहाँ बैठने की जगह है प्रॉपर, पूरी जगह होती है, दर्शन भी टाइम से होते हैं, ठीक है जी, हर एक बढ़िया दर्शन कर पाता है, ठीक है जी। कोई वीआईपी शीआईपी कुछ नहीं, एकदम खुला खुला, और बहुत बढ़िया मैनेजमेंट होता है, ठीक हो गया। उनका तो सिस्टम ही चलो जी, अब क्या है, रिलीजन के अंदर वो ड्यूटी जो लीगल ड्यूटी है, उसको, उसी को सिर्फ एनफोर्सेबल मानेंगे, ठीक हो गया, सिंपल। अब आपने देखा होगा यूपी में, और धीरे धीरे तो खैर पूरे देश में ही होना है, ठीक है ना। अब यूपी में बेसिकली क्या है, क्योंकि वहां का तो सीएम, ठीक है ना, अपना रिलीजियस बंदा है, Yes. ठीक है। तो उसने क्या करा, जो मंदिर परिसर है उसमें कोई भी शराब की दुकान, मीट की दुकान और अंडे की दुकान नहीं मिलेगी, शराब और ये जो भी खैनी फैनी, ठीक है ना, ये भी नशा ही है बेसिकली, ये नहीं मिलेगा। कर्नाटका में तो देखा होगा, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनके पोस्टर्स फाड़ रहे हैं लोग, ठीक है ना। कोई साउथ इंडिया का सेलिब्रिटी नहीं है, जितने भी हैं वो जुबा कैंसरी वाले यही है, अपने नॉर्थ इंडिया बॉलीवुड वाले ही हैं, ठीक है ना। अब वो देखो, एक एक लड़का तो ऐसा उसमें से जो खुद जो जिम जाता है, खुद फिट रहता है, और लोगों को बोल रहा जुबा कैंसरी कर लो। पैकेट नहीं नहीं, नाम नहीं लेते उसका, सी, ठीक हो गया। अगेन, सिंपल, सही। मॉरल ड्यूटी है कि इस तरीके के ऐड नहीं करना चाहिए, लेकिन रोक कौन रहा है, ठीक हो गया। ऐसी रिलीजियस, प्योर रिलीजियस नहीं, अगर प्योर रिलीजियस लीगल ड्यूटी है तो मान लो भैया ऑब्लिगेशन में डाल लो, ऐसे ही लीगल सोशल ड्यूटी है तो मान लो भैया इसके अंदर डाल लो। अदरवाइज प्योरली मोरल, प्योरली रिलीजियस और प्योरली सोशल रहेगा तो वो नहीं आएंगी, किसमें, वर्ड ऑब्लिगेशन में, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो, जैसे कि कई लोगों को आदत है, वो हिंदूज प्रोसेशन के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, है ना। कावड़ जाऊँ हाँ कावड़ जाओ भरो, उसमें तो चलो तो, कपड़े थोड़े होते हैं।
ठीक है ना। किसका कोटे गया किसका, बट ऐसे नहीं करना चाहिए यार, बहुत मतलब दिस इज बहुत समथिंग एब्सोल्युटली अब्सर्ड कि किस तरीके की, बट ये क्या है, रिलीजन के साथ साथ में लीगल ड्यूटी भी है ये। आप अपने धर्म को मानो या फिर आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको मानो, कोई मना नहीं करा, दूसरे को गाली दोगे भैया, ठीक हो गया, सिंपल। तो यही रिलीजियस है हालांकि, लेकिन ये लीगल ड्यूटी भी होगी, ठीक हो गया, ऐसी सोसाइटी का है, सिंपल है, डन। अगर ये वर्ड ओब्लिगेशन पूरे के पूरे बेरट में कहीं पर भी आया है तो इसके अंदर सिर्फ लीगल ड्यूटी ही आप समझोगे, आप दूसरी ड्यूटी, तीसरी ड्यूटी, चौथी ड्यूटी नहीं समझोगे, ठीक हो गया। चलो आगे आ जाओ, आओ जी। बी, सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है, लोग में इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। तो सेटलमेंट का मतलब हो गया क्या, एक डॉक्यूमेंट अदर देन ए विल, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में हम विल नहीं शामिल करेंगे, विल मतलब वसीयत, ठीक है जी। और कोडिसिल्स शामिल नहीं करेंगे, कोडिसिल्स का मतलब वसीयत से जुड़े हुए दूसरे कागज जो वसीयत नहीं है परंतु उसके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे एक आदमी लिख दे अपनी वसीयत में कि मैं पूरा ब्रह्मांड अपने बच्चों के नाम करता हूं, मेरी चल चल संपत्ति, ठीक है ना, जो मंगल ग्रह पर, चांद पर, बृहस्पति पर, शुक्र ग्रह पर है, ठीक है जी, वो मेरे बड़े बेटे के नाम है, ठीक है ना। मैं पूरा का पूरा आर्यावर्त, हिंदुस्तान नहीं, ये अपने मंझले बेटे को दान करता हूँ, बाकी बची हुई पृथ्वी मैं अपनी गुड़िया को दे रहा हूँ, ठीक है। और कोई इनको नहीं रोकेगा, बताओ। ध्यान रखो, कभी भी वसीयत बनाई जाती है तो कोई ये बोलेगा कि भाई मेरी ये फलाना प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी के नंबर, खसरे नंबर, उसका पूरा का पूरा मेजरमेंट, उसका पूरा का पूरा एड्रेस लिखेगा, ठीक है ना। और कल को जब इन एड्रेस की बात आएगी, कल को जब इन प्रॉपर्टीज की बात आएगी तो ये भी तो प्रूव करना पड़ेगा कि उसी की है, ठीक हो गया। तो कैसे, ये कोडिसिल से प्रूव करोगे, ठीक है ना। वसीयत के साथ में दूसरे कागज अटैच्ड है, ठीक हो गया। ना तो वसीयत शामिल करते हैं इन सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट्स में, ना ही उन वसीयत की कोडिसिल शामिल करते हैं, जैसे डिफाइंड किया गया है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात नहीं हो रही है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की बात हो रही है, ठीक हो गया। वेयर बाय, जिसके द्वारा, ठीक है ना, यानी सेटलमेंट कौन से डॉक्यूमेंट है, जिसके द्वारा द डेस्टिनेशन, ठीक है ना, डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, मंजिल, बोल दूं, मंजिल का मतलब क्या होता है, अंततः कोई चीज जिस तरफ जा रही है, ठीक है ना, यस। और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट, या फिर सक्सेशन से रिलेटेड इंटरेस्ट डिवोल्व हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, इन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज डिस्पोज्ड ऑफ और इज एग्रीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है जी। चलो जरा इस सेटलमेंट शब्द को थोड़ा सा इजी कर देते हैं। देखो जी, सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट से मतलब होता है, ठीक है जी, जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा किसी भी प्रॉपर्टी का, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, ठीक हो गया, सिंपल है। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल चाहे इमूवेबल, ठीक है जी, उस प्रॉपर्टी का डेस्टिनेशन या फिर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सक्सेशन के इंटरेस्ट, मतलब सक्सेशन के इंटरेस्ट तो होंगे जिनके पास जा सकती है। हाँ ठीक है ना,
डिवोल्यूशन लिख देता हूं, सक्सेशन लिखा है, ठीक हो गया, सेल परचेज नहीं लिखा है, ठीक है जी। वो डिस्पोज ऑफ हो रहे हो या फिर कोई एग्रीमेंट हो रहा हो उसके डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को करने बारे, ठीक है जी। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं सेटलमेंट, ठीक है जी। इस पूरे बेयर एक्ट में अगर कोई वर्ड आ गया जिस वर्ड का मतलब होता है सेटलमेंट, सेक्शन 2 का भी, ठीक है जी, सही, तो उस सेटलमेंट को हम क्या मानेंगे, एक डॉक्यूमेंट मान रहे हैं, ठीक है जी, जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा, ठीक है जी, डेस्टिनेशन, अब देखो प्रॉपर्टी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, ठीक है, देखो ये एक आदमी है, ठीक है, इसके पास कोपार्शनरी प्रॉपर्टी है, दादा लाई जमीन, ठीक है, सिंपल, और इसके पास इसका सन है और इसका पोता है, ठीक हो गया, सही। बताओ फिलहाल तक ये जो कोपार्शनरी प्रॉपर्टी है इसकी डेस्टिनेशन क्या है, होता है सर। मंजिल, ठीक है जी, मंजिल, जब तक ये जिंदा रहेगा तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट अपना पास रखेगा, ठीक है ना, और ये नीचे भी डिवोल्व करेगी, ठीक हो गया, सही। और जब ये खत्म हो जाएगा तो इसका पर्सनल इंटरेस्ट भी चेक चेक नीचे दो भागों में बट जाएगा, 1/2 के हिसाब से, ठीक है ना, और जब ये खत्म हो जाएगा तो इसका हिस्सा भी आगे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो फाइनल डेस्टिनेशन ये है, अगर आगे इसकी शादी हो गई, लेट से सन 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 आ गया, ठीक है जी, तो फिर आगे बढ़ जाएगा, ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, और ठीक है, ये तो हो गया अपना सक्सेशन से जुड़े हुए डिवोल्यूशन के लिए, ठीक है जी। डेस्टिनेशन, ये देखो जी, एग्रीमेंट कर दिया एक, ये देखो इधर एग्रीमेंट लिखा हुआ, एग्रीमेट कर दिया, क्या, इस एग्रीमेंट के थ्रू ए ने अपनी ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये व्हाट्सएवर लेट से 1 करोड़ रुपए में के बदले में बी को दे दी, ठीक है, सिंपल। बताओ अब ये प्रॉपर्टी की डेस्टिनेशन क्या है, ये लो जी। और जिस कागज के थ्रू ये जो डेस्टिनेशन डिसाइड हो रहा है, प्रॉपर्टी डिस्पोजल हो चुकी है, प्रॉपर्टी का इंतकाल बदल चुका है, एस की जगह अब बी का नाम आ चुका है, इंतकाल चढ़ चुका है, म्यूटेशन चढ़ चुकी है, ठीक है जी, डिस्पोज ऑफ हो गई, ये किसी कागज के द्वारा हुआ है, उस कागज के द्वारा डेस्टिनेशन ऑफ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है डिटरमाइन हुआ है, डिस्पोज ऑफ, डिटरमाइन का मतलब या फिर डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है, डिटरमाइन होना, सर ये फैसला होना, जो इनका अगर हम यूज करते हैं, हाँ जी, ये हम जो अपने गांव की जो किले होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, जिससे जो हर प्रॉपर्टी के लिए हर करते हैं, प्रॉपर्टी के लिए शहर में जो इमूवेबल, रोड वगैरह बेचता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं, ठीक हो गया, सिंपल, सही। इस कागज को बोलते हैं क्या, सेटलमेंट। परंतु ध्यान रखना इसके एक्सेप्शन है, इस इंस्ट्रूमेंट में, इस कागज में हम एक तो विल शामिल नहीं करते और कोडिसिल्स शामिल नहीं करते, सर ये विल का मतलब वसीयत, ठीक है ना, और कोडिसिल का मतलब वो वाले कागज जो वसीयत बनाने के लिए जरूरी तो हैं, ठीक है ना, बट वो वसीयत नहीं है। जैसे एक आदमी ने वसीयत बना दी कि मेरी फलाने फलानी प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, मैं अपने बच्चों में बराबर बराबर बांट रहा हूं, ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टी भी तो जस्टिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मेरे को ताजमहल बहुत अच्छा, मेरे को नहीं, मैं देखूं, मान लो एक आदमी को ताजमहल, वो आदमी ताजमहल से ऑब्सेस्ड है, ताजमहल किसका, ताजमहल तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है सर। गवर्नमेंट के, ठीक है जी, देश की प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, वो वसीयत बना दे, चलेगा, नहीं सर। सिंपल है। तो क्या करेगा,
वसीयत के अंदर जो भी प्रॉपर्टी मेंशन करेगा उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। उसका पूरा पता लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हर प्रॉपर्टी का नंबर होता है, एक एक इंच नपी हुई है इस देश में, ठीक है जी। इसका पूरा का पूरा पता लिखोगे, ठीक है जी। वो पता कैसे आएगा? वो पता अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड से आएगा, ठीक हो गया, सिंपल। और लेट से इसने प्रॉपर्टी खरीदी है तो परचेज डीड से आएगा। अगेन अब ये परचेज डीड और सेल डीड या फिर जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है ये इस वसीयत के साथ अटैच करेंगे, ठीक हो गया, सिंपल। तो ये क्या है? अब परचेज डीड को कहूं क्या वसीयत है? परचेज डीड क्या परचेज डीड वसीयत है? होती है क्या? ठीक है ना। बट ये कोडिसिल है, इस वसीयत के साथ जुड़े हुए हैं ये कागज, तभी मतलब ये पता चलेगा कि इस आदमी की प्रॉपर्टी थी। यस, ठीक हो गया ना। कभी वसीयत की वो पढ़ना, ठीक है ना, कहीं से वसीयत लेके जो वकील ने लिख रखी हो, ठीक है ना, उसको पढ़ना। उसमें पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन होता है प्रॉपर्टी का पूरा पता जो है लिखना पड़ता है। ये प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है? उस प्रॉपर्टी का नंबर वगैरह, हदबस्त नंबर, प्रॉपर्टी नंबर, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, खतौनी नंबर, सारा का सारा लिखना पड़ता है, हिस्सा नंबर, ठीक हो गया, वो लिखना पड़ता है। सर ये जो डील है इस आदमी की वो कभी भी चेंज कितनी बार भी चेंज चेंज कर सकता है। बिल्कुल, मरने से पहले कितनी बारी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके साथ अटैच करेंगे। अगेन क्या ये वसीयत है? नहीं, बट वसीयत का नेसेसरी पार्ट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कागज जो है वो सेटलमेंट वाले कागज में शामिल नहीं होंगे। अगर इस बेर एक्ट में कहीं भी वर्ड सेटलमेंट आ जाएगा तो हम क्या समझेंगे? सेटलमेंट वो वाला कागज होता है जिसके द्वारा डेस्टिनी ऑफ किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। बट वो कागज ना तो वसीयत होगा ना ही कोडिसिल होगा, ठीक है ना। स्पेसिफिक कर रहे हैं कि कोडिसिल किसको कह रहे हैं? कोडिसिल उसको कह रहे हैं जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में लिखा हुआ, ठीक हो गया, सिंपल। चलो आओ जी, आगे आ जाओ। सी, ट्रस्ट। लो जी, फिर आ गया। हमने पहले ही पढ़ी क्या ट्रस्ट की डेफिनेशन? उससे लिमिटेशन ट्रस्ट ही था। ट्रस्ट की डेफिनेशन थी, बताओ कहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी तो बताओ, नहीं पढ़ी, बस खत्म बात। ट्रस्टी की पढ़ी थी, ठीक है जी। चलो ट्रस्टी की पढ़ लेते हैं। इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। लिमिटेशन एक्ट में ट्रस्टी की क्या डेफिनेशन थी? यस तो यस, उसके अंदर ये था जो आदमी प्रॉपर्टी होल्ड करता है जो उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी उसके नाम से लिखी वो नहीं होएगा। एक आदमी जिसने पोजेशन कर रखा है उसको भी हम उसको नहीं लिखेंगे। हैं तीन तीन आदमी थे डजंट इंक्लूड ट्रस्ट में। नॉन इंक्लूसिव डेफिनेशन थी, ठीक है जी। A man who have owned the property but उसने जो कागज उसके पास हैं लेकिन उसने प्रॉपर्टी को किसी ने वो कर लिया उसको प्रॉपर्टी के कागज रखे हुए अभी भी तो उसको भी नहीं करते बेनामीदार को भी नहीं करते और जिसने पोजेशन कर रखा है उसको भी हम ट्रस्ट में इंक्लूड नहीं करते। तीन लोगों को इंक्लूड नहीं करते। पोजेशन तो करेगा, नहीं जिसने सर नजायज कब्जा कर रखा है उसको भी हम ट्रस्ट में इंक्लूड नहीं करते। पढ़ना उसको डेफिनेशन को, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ना। जिसने वो नहीं कर लिया, जिसने मॉर्गेज करके रखा हुआ है, ठीक है जी, और मॉर्गेज सेटिस्फाई होने के बाद जो है किसने? मॉर्गेजर ने, मॉर्गेजी ने, मॉर्गेजी ने पोजेशन रिटेन करके रखा हुआ फिलहाल, ठीक है जी, वो शामिल नहीं होगा, ठीक हो गया, सही। एडवर्स पोजेसिव भी उसमें है सर। नहीं सर। है? है सर। नहीं है। चलो यहां पर ट्रस्टी की क्या डेफिनेशन दे रहे हैं? ट्रस्टी की डेफिनेशन दे रहे हैं इंक्लूड हर एक बंदा जो कोई भी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के थ्रू इन्वॉल्व करके रखता है, ठीक है जी। एक एडवर्स पोजेसर क्यों बोलेगा कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है? वो बोलेगा ऐसे कभी? वो ट्रस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे ना। आपके पास नाजायज कब्जे की जमीन है, आप बोलोगे ट्रस्ट है ये? नहीं सर। फिर ये तो क्वेरी नहीं बनेगी,
ठीक हो गया। आओ, ट्रस्ट क्या है? चलो, कोई तो बेरेक्ट है जो ट्रस्ट की आपको डेफिनेशन दे रहा है। आओ जरा, क्या डेफिनेशन है? बहुत साइंटिफिक डेफिनेशन। क्या? सेम मतलब है जो कि सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में लिखा हुआ है। और उसमें एंड इंक्लूड्स क्या शामिल होता है? एक ओब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ ए ट्रस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ चैप्टर नो ऑफ दैट एक्ट। देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 और उसके चैप्टर 9 में जो भी ओब्लिगेशन लिखी हुई ना, वो ट्रस्ट होता है। ठीक हो गया? सही। लेकिन अपने को समझना पड़ेगा। ध्यान रखना, डेफिनेशन क्लोज से पीटी में एक क्वेश्चन डन है। सही। कितने? 5 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं, तो 20 से 40 नंबर, 25 से 40। ठीक है जी। पीटी में, हरियाणा में, डन। चेक। ठीक है जी। ध्यान रखना, ये माता श्री है लिमिटेशन एक्ट की। ये अगेन लिमिटेशन एक्ट से भी स्लीक है। इट इज दी स्लीकेस्ट बेयर एक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी। ठीक है ना? बट ये लिमिटेशन एक्ट से ज्यादा नाच कराएगा। ठीक हो गया? हाल मारे लिमिटेशन एक्ट में, पता चल गया टेस्ट से। ठीक हो गया? ठीक हो गया। सिंपल। सही। तो बड़े ध्यान से पढ़ना इसको पहले दिन से ही। ठीक है ना? ये एक टांग पे खड़ा रहेगा। सेक्शन 12 तक हिलने की गुंजाइश नहीं है। सेक्शन 12 तक जो थोड़ा सा भी जिगजैग हुआ, समझो खत्म हो गया एक्ट। ठीक हो गया? मेंस में भाई साहब हमेशा अप्लाइड आता है, हमेशा अप्लाइड आएगा। फैक्ट्स आएंगे। ठीक है ना? कोई केस के फैक्ट आपको बता देंगे। ठीक है जी, उसके अंदर ऐसे हो गया, पोजेशन हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, एडवर्स पोजेशन हो गया, बताओ, करो डिसाइड। ठीक है ना? इसी के अंदर लिमिटेशन का पॉइंट छोड़ देंगे, वो भी डिसाइड करो। ठीक हो गया? सिंपल। एक स्टेटमेंट दी, ठीक है जी, फिर ए बी सी डी करके, ठीक है, या फिर ए बी सी डी ई करके, क्या है, 4 4 नंबर या 5 5 नंबर के क्वेश्चन लिख दिए। ठीक है ना? डिसाइड दी वैलिडिटी एज फार एज क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन इज कंसर्न। ठीक है ना? ऊपर वाला जो क्वेश्चन बताया है। ठीक है ना? फिर क्या करेंगे कि भाई बताओ, एडवर्स पोजेशन इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, ठीक है जी, इसके पास रेमेडी क्या है। फिर तीसरा क्वेश्चन निकाल देंगे, क्या डिक्लेरेटरी सूट डाल सकता है, इसके साथ डाल देंगे, क्या स्पेसिफिक रिलीफ के साथ कंपनसेशन डैमेजेस इंटरेस्ट मनी डाल सकता है, क्लेम कर सकता है। ठीक हो गया? एक फैक्ट के अंदर ये 4 5 क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक हो गया? ध्यान रखना, खाल उतारू है बेरक, तो बड़े ध्यान से पढ़ना इसको। चलो जी, देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब विश्वास। करो जरा डिफाइन। ट्रस्ट, ध्यान रखना, हमेशा प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उत्पन्न होता है। ठीक है ना? यानी प्रॉपर्टी की ओनरशिप के रिगार्डिंग। ठीक है ना? जो कि कॉन्फिडेंस से अराइज होता है। ठीक है ना? सिंपल। और ये जो कॉन्फिडेंस या फिर ये जो ट्रस्ट होता है, ये ओनर की भलाई के लिए हो सकता है, उसके बेनिफिट के लिए हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए हो सकता है, या फिर ओनर और थर्ड पर्सन दोनों की भलाई के लिए हो सकता है। और भलाई का मतलब बेनिफिट। ठीक हो गया?
एक बहुत अमीर आदमी है, ठीक है जी, सही, उसके पास क्या है, बहुत बड़ा चंक ऑफ जमीन है, ठीक हो गया। और अच्छी बात क्या है कि बेसिकली बिल्कुल जो शहर है उसके साथ लगते चारों तरफ से उसकी जमीन ने घेरा हुआ शहर को, ठीक है ना। जैसे अगर आप दादरी शहर की बात करोगे, ठीक है ना, सही, तो किसी ने विजिट किया दादरी, गया कोई, ठीक है जी, उसमें दादरी शहर में आप जाओगे तो उस दादरी शहर के अंदर एक सेठ जी हैं, ठीक है जी, उनके नाम से कॉलेजेस, स्कूल्स, ट्रस्ट, मंदिर, पार्किंग, सरकारी बिल्डिंग्स, एसेट्रा वेसेट्रा, बहुत सारी। आप जाओगे ना पर्टिकुलर एक लाल पत्थर टाइप में मिलेगी आपको बिल्डिंग्स, जो लाल पत्थर में आपको बिल्डिंग मिलेगी वो फलाने सेठ जी की, आई डोंट, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, पता नहीं, मैं नाम वो नहीं कर पा रहा, ठीक हो गया, डन हो गया। तो क्या है, जमीन उनकी थी, उन्होंने क्या करा, वो जमीन पे कोई ट्रस्ट बना दिया, ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, लेट्स से स्कूल बना दिया, ठीक है। अब स्कूल के अंदर वो सेठ जी सेल्फ खुद भी पढ़ सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, इस देश में एक पूरा का पूरा फेज, एक पूरा का पूरा युग गुजरा है अपने देश में, जहां पर प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, गाने बनते थे पुरानी मूवीज में, देखोगे 90s 80s की मूवीज में, ठीक है, उसके अंदर बूढ़े जो वो स्कूल जा रहे हैं बच्चों के साथ, ठीक है ना, एक ऐड आती होती थी पहले, ठीक है ना, किसी ने गाना सुना हो, सूरज से पूरब से सूर्य उगा, हुआ उजियारा, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए होता था, ठीक है जी। उसके फैमिली मेंबर्स पढ़े, ठीक है ना, इसके साथ साथ में पूरी सोसाइटी के बच्चे ही पढ़ रहे, या ये सारे के सारे पढ़ लें, है ना। स्कूल का बेनिफिट क्या है, पढ़ाई, एजुकेशन, ठीक है ना। या तो सिर्फ अपने लिए, या फिर सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, या फिर अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, ठीक हो गया, सिंपल है, सही, लिख लो जरा, देखो, हेडिंग बनाओ, ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। देखो, ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन annexed to the ownership of the property and arising out of a confidence, confidence, yes, and accepted by the owner, or declared and accepted by him for the benefit of the another, or of another and the owner, सर ऑफ द अनदर के बाद और ऑफ अनदर, and the, कौन सा अनदर के बाद, और ऑफ अनदर और ऑफ अनदर, एंड द ओनर, या तो तीसरे पर्सन की भलाई के लिए होता, सीधा सिंपल, या फिर वो तीसरा बंदा भी और प्लस में अपना खुद का भी, ओनर का भी, ठीक है जी। सर जो ट्रस्ट होती है इसका मोटिव प्रॉफिट होता है या क्या होता है सर? नहीं, इसका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, इसका मोटिव सर्विस होता है, सर्विस, ठीक हो गया, सिंपल है, समझ में आया, ठीक है, आओ जी, ए में ओब्लिगेशन, बी में सेटलमेंट, ठीक है जी, सिंपल।
डी में ट्रस्टी, सॉरी सी में ट्रस्ट, ठीक है ना, डी में ट्रस्टी आ गया। ई ऑल अदर वर्ड्स, वो सारे के सारे शब्द और एक्सप्रेशंस यूज्ड हेयरिंग, जो यहाँ पर यूज्ड हुए हैं बट नॉट डिफाइंड, लेकिन डिफाइन नहीं हुए हैं, यानी उसकी डेफिनेशन प्रोवाइडेड नहीं है इस एक्ट के द्वारा, एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, परंतु वो वाले शब्द, वो वाले एक्सप्रेशन कहाँ पर डिफाइंड है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइंड है। हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट एक्ट, तो इन उन डेफिनेशन, उन शब्दों के जो डेफिनेशन या उन एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखी हुई है, वो यहां पर यूज कर देंगे, बस ये ठीक हो गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कर लेना बस अंडरलाइन, ठीक हो गया। चलो जी, याद कर लो डेफिनेशन क्लोज। ध्यान रखो ऑब्लिगेशन है हर एक बंदे की, ये लीगल ड्यूटी है क्या, कि वो सेटलमेंट करे और विश्वास करे कि वही ट्रस्टी है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है, ठीक है ना। एक्ट जो हमने पढ़ा रहे हैं, ये क्या मतलब, क्या किस पर्पस कल से की पढ़ा क्लास लगाओ, रहे हैं? कल की क्लास लगाओ, ठीक है ना। पूरी 2 घंटे की, कल तो 2.5 घंटे की क्लास लगी। सर टाइमिंग 10 से 10 है, वो ये 9:30 9:30 लिख दिया है संदीप जी, उस पे सब लिख दिया है, आप देख ही नहीं रहे उसको। सर मैं शादी वगैरह में जाना, पे ध्यान नहीं उसको बस खोल के देखना है आपको, देता। आपके 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपकी बहुत ही बिजी शेड्यूल में से आप देखोगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा। वीडियो देखो उसको, ठीक है जी, कल की क्लास लगाओ, उसमें से फिर कोई क्वेरी बनती है फिर पूछो, ठीक हो गया। चलो जी, इंट्रोडक्शन इज ओवर नाउ। सर आपने कल एक केस कहा था कि केस लेके आ रहे जो कॉन्टेक्ट और स्पेसिफिक, हाँ दोनों। हाँ, सर चलो मैंने पेज पर ढूंढ लिया पर मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया। ठीक है, होमवर्क की बात कर लेते हैं आगे। क्या होमवर्क था? एक ऐसा केस ढूंढना था या ऐसा केस बनाना था, ठीक है ना, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स में जुड़ी हुई जो भी रिलीफ है, जो भी क्लेम्स है, वो भी कर रखे हैं और एसआरए के भी क्लेम कर रखे हैं। हाँ, तो क्या बनाया आपने? सर आज के मामले में केस ढूंढा सर मैं, आज के फैक्ट्स मामले बताओ में। उसके क्या है। सर फैक्ट से तो समझ नहीं आया प्रॉपर पूरी तरह से, पर मुझे ये समझ आ गया सर, कि यहाँ केस मांगे हुए हैं इसमें। हाँ, बाहर निकलोगे तो लोग भी है ना उसमें रखे हुए हैं। तो मैंने तो उस हिसाब से केस ढूंढा कि इसमें दोनों रिलीज है। कैसे पता लगा आपको? फैक्ट से तो पता लगा होगा। पर मैं पूरी तरह से वो नहीं कर पाया इसको ना, समझ नहीं पाया। ये रहा, कि नरेंद्र पूरी रोशन पूरा ही नहीं समझ पाया या कोई लाइन है? नहीं, मतलब पूरी तरह से वो नहीं कर पाया इसको। मतलब पूरा नहीं समझ पाया हाँ, ना बेटा, इतना हाँ, पूछ रहा हूँ कि interpret एक नहीं कर लाइन पाया। बतानी, पूरा बताना है। पूरा बताओ सर। पूरा बताने की आवश्यकता नहीं है, ये क्लास के बाद पढ़ना, ठीक है ना। मैंने तो सिंपल आपसे ये सवाल पूछा है, अगर केस, केस का मतलब सिर्फ मेरे को तो फैक्ट्स बता दो। एक ऐसा केस बताओ जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़े हुए भी रिलीफ क्लेम कर रखे हैं और एसआरए के भी कर रखे हैं, बस ये है ओनली, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा क्या पूछ लिया, क्योंकि जनरल प्रैक्टिस क्या है, ठीक है ना, वो बता दूंगा क्लास के बाद समझाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरे को मतलब बताना उसको, उसमें समझाने का कुछ नहीं। जनरल प्रैक्टिस क्या है, जैसे कल आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे कोई इक्विटी कोर्स करके कोई स्पेसिफिक स्पेशल संस्था नहीं है, ठीक है ना, जैसे क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक हो गया, स्पेसिफिक संस्था है वो मान लिया कि जज एक ही है, ठीक है ना, मिस्टर एक्स वाई जी उसका नाम है जज का, क्रिमिनल की फाइल आती है तो जेएमआईसी कर देते हैं उसको, ठीक है ना, सिविल की फाइल आती है तो सिविल जज जूनियर डिवीजन कर देते हैं, बंदा एक ही है, लेकिन फिर भी संस्था दोनों अलग अलग है ना। क्या सिविल फाइल के ऊपर जब आप प्लेट तैयार करोगे तो उस पर लिख दें बिफोर दी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, नाम तो सेम उसका, मिस्टर एक्स वाई जेड ही तो नाम है, लिख दें टाइटल, सोचो, डन हो गया। सही, अगर सिविल की फाइल है तो क्या लिखना पड़ेगा, बिफोर दी कोर्ट ऑफ फलाना फलाना सिंह या फलाना फलाना कुमार वट्स एवर दी सिविल जज जूनियर डिवीजन रोहतक, ठीक हो गया, क्योंकि बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट संस्थाएं,
लेकिन जब हम सिविल में, ठीक है ना, बेसिकली सिविल, ठीक है ना, और प्लस स्पेसिफिक रिलीफ से जुड़े हुए केसेस की बात करोगे, ठीक है ना, तो टाइटल केस का क्या रहेगा, टाइटल कोर्ट का क्या रहेगा? बिफोर द कोर्ट ऑफ, बिफोर या फिर कई लोग इन लगा लेते हैं, ठीक है ना, ये कोई इशू नहीं, ठीक है ना, बिफोर द कोर्ट ऑफ श्री, उसका नाम लिख दिया, फिर सिविल जज जूनियर डिवीजन या फिर सीनियर डिवीजन व्हाटसोएवर, ठीक है ना, कोमा आरटी के रोहतक, ये रहेगा। और फुर्सत से हमने कल क्या पढ़ा था, ये इक्विटी, इक्विटी से रिलेटेड है, इक्विटी मतलब बैलेंसिंग द इंटरेस्ट, दैट्स इट, ठीक हो गया। जब हम यूरोप और अमेरिका को देखते हैं, अमेरिका के अंदर वो वाला देश जो डेवलप्ड है, वो वाली सिर्फ उन कंट्रीज की बात कर रहे हैं हम, ब्राजील और ये कंबोडिया और ये इंका पिंका इनकी बात नहीं कर रहे हैं, चिली अर्जेंटीना इनकी बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल रहेगा, ठीक हो गया। हम अमेरिका के अंदर यूएसए, कनाडा और यूरोप के अंदर जितने भी यूरोपियन कंट्री, माल वाली कंट्री, ठीक है जी, उनकी बात करें, वहां पर इक्विटी कोर्ट्स अलग हैं, सिविल कोर्ट्स अलग है, अकॉर्डिंगली टाइटल, ये जो जज साहब की जो टाइटल है, कोर्ट का जो टाइटल है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में क्या है, संस्था भी एक है इनकी, क्रिमिनल और सिविल की तरह संस्था अलग नहीं है, सिविल की और इक्विटी की संस्था एक ही है। वही सिविल जज स्पेसिफिक रिलीफ भी देगा, सर वो क्रिमिनल स्टैम्प लगा देते हैं और सिविल केस होता है, उसका टाइटल चेंज करोगे आप, उनकी स्टाम्प से कुछ नहीं होता। आप सिविल केस के अंदर टाइटल नहीं लिख सकते कि बिफोर द कोर्ट ऑफ जेएमआईसी रोहतक, नो नहीं लिख सकते। योर फाइल योर प्रिंट शैल बी torn up and thrown away, ठीक हो गया, सही। आओ जरा एक ऐसा केस बनाते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर अपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़ी हुई भी रेमेडी क्लेम कर रखी है, ठीक है ना, एसआरए की रेमेडी भी क्लेम कर रखी है, ठीक हो गया। मेरी मदद करना, जिनने सीपीसी पढ़ी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, लिमिटेशन एक्ट पढ़ा है, वो मदद करोगे मेरी। ये लो जी, बहुत बार किया हुआ हमने तो ये लो जी, ये प्लॉट है, ये ए का प्लॉट, ये बी का प्लॉट, ठीक हो गया, सिंपल। चलो, ये दीवार है, सिंपल। ये बी जो है ये पानी रेड़ रहा है, यहाँ पे नींव में पानी भर रहा है, जड़ में पानी दे रहा है, क्या होगा मकान के साथ? डन। चलो जी, बताओ, अब केस करना है, ठीक है। सीपीसी, जिन्होंने सीपीसी किया है सिर्फ उनके लिए, ऑर्डर टू रूल टू के बिना नहीं प्रिंट फाइल करके दो मेरे को। ऑर्डर टू रूल टू क्या बोलता है? जितने क्लेम हो भैया एक बारी में कर लो, अगर आपने एक बारी में जितने के जितने क्लेम थे आपने नहीं क्लेम करे तो बाद में केस नहीं आएंगे, रेसिडुकेटा लग जाएगा बाद में तो, ठीक हो गया। बताओ क्या क्या क्लेम करेगा, केस क्या है। ये देखो, ये रिहायशी मकान है, ठीक है ना, शहर में, और ये मकान बनाने जा रहा है अपना, ये मकान क्योंकि बड़ा प्लॉट है तो इधर मकान बनाया है इसने अपना, ठीक है जी, इस तरफ मकान है, ठीक है जी, यहाँ पे गार्डन है और उस गार्डन में ये दीवार की तरफ जो है पानी दे रहा है, स्विमिंग पूल बना दिया देखो इसने, छोटा सा, सही है। ये दीवार के अंदर तरेड़ आ चुकी है और दीवार के साथ साथ में, क्योंकि पूरा का पूरा रिहायशी, पूरा का पूरा कारपेट एरिया है, ठीक है ना, लेंटर गिरा हुआ है, लेंटर के अंदर भी तरेड़ आ गई, ठीक हो गया, अंदर से वायरिंग गिली हो गई, सीपेज चढ़ चुकी है ऊपर तक, लेंटर तक पानी टपकता है, बड़ी खतरनाक होती है सीपेज, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सीलन, ठीक हो गया ना, सीलन बेसिकली टपकने लग जाती है, ठीक है ना, दीवार के ऊपर सीलन लगती है, वो व्हाइट व्हाइट कलर के वो पाउडर उतरने लग जाता है, बड़ा खतरनाक होता है वो सारा पेंट उतर जाता है सर। बड़ा खतरनाक होता है वो बारूद बनता है उससे, हैं? बारूद बना सकते हैं। ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, डन हो गया। अब बताओ केस करेगा ये, कौन कौन सा केस करेगा बताओ, ए वर्सेस बी, बताओ ए को क्या क्या मिलना चाहिए? इंजंक्शन क्लेम पहले तो इंजंक्शन लगवाएगा सर कि अब चलो जी, डैमेजेस लेगा, फिर इंटरेस्ट,
इंजंक्शन थी मतलब कोर्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब पैसे ले रहा है वो, यस सिर्फ इंटरेस्ट नहीं मांगेगा, पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा, यस सर तो क्या पैसे लेगा, नो सर शेयरिंग करवा ले क्या रिकवरी ऑफ मनी है, नो सर ठीक हो गया, तो कोई इंटरेस्ट नहीं, आगे आगे सर इंजंक्शन, ईडी के सर एक्सपेंसेस लेगा, जो उसने केस कराया उस केस में जो फीस वगैरह थी उसके एक्सपेंसेस लेगा सर। ये रेमेडी नहीं है। इंजंक्शंस, इंजंक्शंस में तीनों, यस टेम्परेरी इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन, और बताओ। सर मेंटली फ्रीज हरासमेंट तो हुआ उसको, उसके लिए कुछ क्या डैमेजेस ले लिए ना, और बताओ। सर डैमेजेस में कंपनसेशन भी आ रहा है आप क्लेम करो, ठीक है, और सोचो। और बताओ। नवदीप होता ना तो पक्का बोलता है, डिक्लेरेशन कराएगा। डिक्लेरेशन की हम बात नहीं करें, ठीक है ना, मेरा पर्पस पूरा हो चुका है। देखो इनमें से जो ये डैमेजेस है, बताओ स्पेसिफिक रिलीफ है कॉन्ट्रैक्ट है सर या फिर कॉन्ट्रैक्ट जनरल जनरल रिलीफ है। चलो जनरल रिलीफ कर लेते हैं, जनरल रिलीफ है। टेम्परेरी इंजंक्शन जनरल रिलीफ, स्पेसिफिक रिलीफ जनरल रिलीफ, परमानेंट इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन स्पेसिफिक रिलीफ स्पेसिफिक रिलीफ, मैंडेटरी इंजंक्शन स्पेसिफिक रिलीफ, कंपनसेशन जनरल रिलीफ। ध्यान रखना ये जनरल प्रैक्टिस है, सिविल के लगभग लगभग हर केस के अंदर इक्विटी भी क्लेम कर रहा है, यस सर ठीक है। चलो और जरा फैक्ट को मैनिपुलेट कर देते हैं, ठीक है। ये देखो जी, हुआ क्या, ये जो दीवार थी, ठीक है ना, इस तरफ तो कोई बात नहीं, इस तरफ तो देखो इसका काम था, इसी को इसकी क्या बोलते हैं लिपाई वगैरह करवानी थी, पेंट वगैरह इसको करवाना था, बी को अगर करवाना था तो, ठीक है ना। देखो जो इस तरफ की जो दीवार है, यानी जिस तरफ सीपेज आई है, ठीक है जी, वहां पर क्या सीन है, वहां पर महंगी टाइल्स लगवाई हुई थी उसने, ठीक है, और महंगी प्लस कैसी थी, एंटीक थी, ठीक हो गया, और उसके सेंटीमेंट से जुड़ी हुई थी। लेट्स से इस पे एक पेंटिंग भी टंगी हुई थी, पागलो पिकासो की, पाब्लो पिकासो नहीं, पागलो पिकासो, ठीक है ना। अगेन महंगी थी, सही है जी, चलो जी, खराब हो गई, ठीक है जी। चलो जी, दीवार के साथ में ही मंदिर था, बड़ी महंगी लकड़ी थी वो, जैसे भाई ये लो भाई लाल चंदन, आई डोंट नो उसके साथ क्या होता है, भाई पानी में गिर जाए लाल चंदन तो क्या होता है पता नहीं, हमने तो देखी नहीं भैया लाल चंदन। ऐसा कहते हैं लाल चंदन में खुशबू नहीं होती, बस उसका कलर लाल होता है। फिर वो जो सांप जिस पेड़ पे लटका रहता है वो कौन सी होती है? वो तो सांप की इच्छा है किस पे लेटेगा। चलो ठीक हो गया, लेट से वो भी खराब हो गया। मंदिर के अंदर जो है, मंदिर के अंदर जो है, ठीक है जी, बहुत सारी इमोशन से जुड़ी हुई चीजें रखी हैं, ठीक है ना, सही। कोई लीजेंड है हिस्ट्री में, इनकी फैमिली से जुड़ा हुआ, उसके लेटर्स रखे हुए थे वहां पे, चिट्ठियां, पुराने समय में चिट्ठियां लिखते होते थे,
तो लेटर्स रखे हुए हैं, वो लेटर्स गल गए। डन, सही, बहुत ब्रॉडर हो चुका है आपके लिए। तो सर करोड़ों में पड़ जाएगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगेगा, सही। रिस्टोरेशन मांगेगा, रिस्टोर करो। स्पेसिफिक चीज मांगना, यही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोई सिंपल शब्दों में बोलो। लेटर चले गए, ठीक है ना, वो लेटर दे भैया। अरे इसको मना कर रहे हैं हम कि यहां मत पढ़ना, क्या कर रहा है कि मकान गिराएगा क्या हमारा, ठीक है जी, फिर भी लगा हुआ है, सिंपल, सही, ब्रॉडर हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपल ये है कि ज्यादा अलग मत करना दोनों को। हमारे यहाँ पर संस्था एक ही है, हमारे यहाँ पर इक्विटी कोर्स और सिविल कोर्स अलग नहीं है, वो एक ही है। और जनरल प्रैक्टिस क्या है हमारे देश में, सिविल केसेस के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ भी मांगते हैं। जिसमें टेम्परेरी इंजंक्शन मांग लिया उसमें परमानेंट और मैंडेटरी नहीं मांगेगा, मांगेगा। ठीक हो गया। हमारे कोर्ट में मिलता भी तो कम है, इससे ज्यादा मांगते हैं। पैसे की बात नहीं कर रही, ठीक है ना, ध्यान रखना, पैसे का अगर मामला होगा तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं मिलेगा आपको। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बेसिकली रेमेडी ढूंढने की कोशिश नहीं करनी, आपको नहीं मिलेगी। आप सिंपल रिकवरी सूट डालिए, मनी सूट डालिए। हम यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ की बात कर रहे हैं। आप पहले पहली क्लास लगाओगे, ठीक है ना, देयर आफ्टर यू क्रिएट दी क्वेरीज। ठीक हो गया। आगे आ जाओ, सही हो गया, डन, सिंपल। आपने इसी प्रकार के ही केसेस सोचने हैं, ठीक हो गया। अब नॉर्मल सिविल केस मत सोचना, ठीक हो गया। ध्यान रखना, जिस नुकसान की भरपाई पैसे में हो सकती है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की विषय वस्तु नहीं है, ठीक हो गया। अगेन, मेरे 500 के नोट की गड्डी होगी, वही नोट दिलवाओ, क्या केस बनता है, वही नोट, समझ पा रहे हो, नहीं बनता। करेंसी नोट अगर मांगेगा तो सीधा करेंसी नोट ही मिलेंगे, नंबर नहीं देखेंगे उसमें, सिंपल हो गया, सही। चलो जी, आगे आ जाओ। फिर वो आप मनी सूट नहीं डाल रहे हो। लेट्स से जैसे वो 786 की वो इकट्ठे करते थे या 9 नंबर का इकट्ठे करते थे, ठीक है ना, पहले कोर्ट को ये सेटिस्फाई करोगे कि भाई 786 के नोटों की वैल्यू बहुत है। अगर आप ये सेटिस्फाई कर पाए कोर्ट को, ठीक है ना, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा लोगे, ठीक है ना। किसमें कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना सर, हाँ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सर जो स्पेसिफिक रिलीफ है वो कॉन्ट्रैक्ट का अंदर ही तो ले रहे हैं। हाँ, ये कहाँ पढ़ा हमने, कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रेमेडी ले रहे हैं, उसके लिए तो है तो सही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहां क्यों आएंगे हम, यहां तो हम क्या बात कर रहे हैं, ओब्लिगेशन का ब्रीच हो गया है, अभी पढ़ा हमने सेक्शन 2A। सर जो ये हमारी कोपार्टनर प्रॉपर्टी होती है वो स्पेशल रिलीफ एक्ट में आती है। नहीं, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट में आएगी, मुस्लिम्स की मुस्लिम सक्सेशन एक्ट के थ्रू देखी जाएगी। और अगर वो सक्सेशन की प्रॉपर्टी या कोपार्सी नहीं है तो फिर वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से देखी जाएगी। और सर इंडियन में क्या, इंडियन सक्सेशन एक्ट में कौन सा है? वो 1925 में था, 1925 के बाद 1955 आया, 1956 आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट बन गया। 1925 के एक्ट में से हिंदूज की प्रॉपर्टी सक्सेशन वाली अलग हो गई, ठीक है ना। सही हो गया, डन है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ऑब्लिगेशंस का ब्रीच हो गया, लीगल ड्यूटी का ब्रीच हो गया, उसकी बात कर रहे हैं। बताओ क्या ड्यूटी थी, ये जो प्लॉट था बी की क्या ड्यूटी थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और बी के बीच में, बट बी की ड्यूटी क्या थी, अपना के समय दूसरे का नुकसान ना हो। हाँ, जब अपने घर में इस तरीके से रहे, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो पूरे नॉर्म्स का ध्यान रखें, ठीक है ना, किसी दूसरे का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए।
अगर हो गया यस, सिंपल, डन। चलो, कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहे, ठीक है जी, ये रिहायशी जगह है, ठीक है जी। ये जो बी है इसने ये बिल्डिंग बना के, बिल्डिंग बहुत अच्छी बनाई है, अंदर कसाई वाड़ा खोला हुआ है, कसाई खाना। नहीं ये तो सब बिल्कुल गलत हो जाएगा। बताओ, उसके लिए तो अलग से वो मिलते हैं। क्या स्पेसिफिक रिलीफ ले सकते हैं? मैं अगेन न्यूसेंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना? हालांकि अगले सेक्शन में न्यूसेंस का भी जिक्र आएगा, आज ही कर देंगे, बड़े बड़ा टाइम देख लूंगा, फटाफट करते। डन हो गया, सही। कह सकते हैं रेजिडेंशियल जगह है, ठीक है जी, स्पेसिफिक परफॉर्म कीजिए आपकी ऑब्लिगेशन को, आपका साईवाड़ा नहीं खोलेंगे यहाँ, ठीक है ना, दिन रात पशु रोते ही रहते हैं। सिंपल हो गया, चलो। कसाईवाड़े के अंदर क्या होता है कि पशुओं को पता लग जाता है और पशु जो है वो रोने लग जाता है। फिर इस चीज से गिल्टी को बचाने के लिए, मैं ये जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, ये अभी जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ रहा हूँ मैं। इस गिल्टी से बचाने के लिए क्या होता है, नेचुरल लॉ आता है। नेचुरल लॉ क्या होता है, डिवाइन लॉ बोल देते हैं उसको, ठीक है ना। डिवाइन लॉ में क्या लिखा है, आप कोई भी रिलीजियस बुक बना देते हो, ठीक है जी, और उस बुक के थ्रू क्या लिख देते हो, सिंपल लिख देते हो, पशुओं के अंदर तो आत्मा ही नहीं होती। ये डिवाइन लॉ है, ये इंग्लिश गॉड्स या फिर मुस्लिम गॉड का ये कहना है कि इनके अंदर आत्मा नहीं होती, मारो खाओ, दीज आर सब्जीज। सिर्फ ये है हमारी गवर्नमेंट है उनको ये क्यों देती है सर, मतलब कि छूट क्यों देती है अगर ऐसे ऐसे ये तो गलत ये मारने के लिए इनको, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट वो तो देती होगी या किसी को भी तो ये फूड है, फूड भी तो है, आज की दुनिया में, आज की जो भी युग है, टाइम है, उसके हिसाब से ये फूड है। अच्छा सर, लेकिन ये तो ऐसे भी तो चमड़े वगैरह से बैट वगैरह सारी चीजें बनती हैं चीजें हाँ तो बनती है बिल्कुल। तो सर इसके लिए तो वो लेना पड़ता होगा ना कोई बना तो कोई भी खोल के बैठ जाए सर ऐसे, हाँ लाइसेंस तो होता है, है ना सर, लाइसेंस लेना लाइसेंस होता है, ऐसे नहीं है तभी तो। और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में तो लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। हाँ लाइसेंस भी नहीं मिलेगा सर वहाँ ठीक हो गया, तो सिंपल। चलो ये आगे आ जाओ। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है सर, वहाँ पर लोग ट्यूशन बच्चे ट्यूशन पढ़ाने करते हैं, पढ़ाने वो लीगल है, वो भी लीगल है सर, ट्यूशन क्लासेस लगाना शुरू कर देते हैं सर। देखो, अब सीधी सिंपल सी बात है, ट्यूशन, उससे ना पार्किंग की दिक्कत आने लग जाती है ना, बच्चे आएंगे कोई अपना बाइक कोई बात नहीं, बच्चे वहीं थोड़ी ना रहेंगे, हाँ वो चले जाते हैं एक दो घंटे के बाद लगा लो पार्किंग में, ठीक है ना। वो इतना कोई, देखो न्यूसेंस से जनित होता है कि न्यूसेंस क्या हो रही है, उससे क्या न्यूसेंस हो रही है, कोई भी न्यूसेंस नहीं हो रही, ठीक हो गया। आप बच्चों से पहले खड़ी कर दो गाड़ी, खत्म, वो कहीं पे खड़ी करे। नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ सर, जैसे कॉलोनी में कभी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। हाँ हाँ, मैं भी बता ही रहा हूँ आपको, स्पेसिफिक आपका कहने का मतलब आपको नहीं कह रहा हूँ, आपकी क्वेरी है तो बस आपको बस रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। चलो आगे आ जाओ, चलो जी, पिक्चर चेंज कर देते हैं, सही। एसआरए में जो भी पढ़ा है, आओ जरा इन फर्दरेंस चलते हैं। सेक्शन 3, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हेयर, जो अदरवाइज प्रोवाइडेड हो चुका है उससे एक्सेप्ट, उसको छोड़कर, नथिंग इन दिस एक्ट शेल बी डीम्ड, इस एक्ट में कुछ भी नहीं है जो डीम किया जाएगा, क्या कि वो डिप्राइव करेगा, टू डिप्राइव एनी पर्सन, के कोई बंदा डिप्राइव हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर होता है, ऑफ एनी राइट टू रिलीव, किसी भी राइट टू रिलीव से, अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के राइट हैं, विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, जो उसको किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिलते हैं, ठीक है जी। देखो क्या कह रहा है सेक्शन 3, ए क्या कह रहा है कि देखो जी, जो अपना एसआरए है ना, ठीक हो गया, वो रोकता नहीं है किसी भी पर्सन को, ठीक है ना, उसके राइट से
जो भी उसको मिल रहे हैं, ठीक है, जो भी उसको मिल रहे हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, इसको जरा सिंपल कर लेते हैं। अगेन ये लो ए और बी, अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ए का प्लॉट था ये बड़ा सारा, ठीक है ना, ए को जरूरत पड़ गई, ए ने क्या करा, 2000 गज का प्लॉट था, हजार हजार गज के दो बना दिए, 1000 गज में खुद आ गया, 1000 गज बी को बेच दिया, ठीक है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच्ड, ठीक हो गया। ए वर्सेस बी का सूट डलेगा, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया और प्लस स्पेसिफिक रिलीफ्स भी मिल रहे हैं, ठीक हो गया। इसने क्या करा, स्पेसिफिक रिलीफ के लिए जो है सूट डाल दिया। सेक्शन 3 का एक ऑफ एसआरए ये बोल रहा है कि कोई बात नहीं कि आपने स्पेसिफिक रिलीफ का केस डालने के लिए मन बना लिया, ये एक्ट आपको नहीं रोक रहा है। यानी इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जो भी ए को राइट्स मिल रहे हैं, भाई जो भी अपना क्लेम करना कर ले, ये एक्ट नहीं रोक रहा, ठीक हो गया। तूने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कंपनसेशन लेना है तो ले ले, सिर्फ और सिर्फ मैंडेटरी और परमानेंट इंजंक्शन मत मांग, ठीक है ना, तू कंपनसेशन ले, अगर कंपनसेशन बनता है तेरा, अगर ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनसेशन भी ले, डैमेजेस भी ले, इंडेमिनिटी भी ले, सही, पेनल्टी बनती है तो पेनल्टी भी लगा, ठीक हो गया, सिंपल। बट वो सीपीसी के लिए समझोगे, सब्सटेंटिव मत करना उसको, ठीक है ना, वो प्रोसीजर का रूल है कि प्लेंट जब ड्राफ्ट करोगे, ठीक हो गया, ध्यान रखना, एसआरए में प्लेंट्स नहीं होती, पिटीशंस होती, स्पेसिफिक रिलीफ पिटीशन, एडिशन होती है। ठीक हो गया, तो उधर सब्सटेंटिव मत करना उसको। सर जो कॉन्ट्रैक्ट का होगा उसमें क्या करेंगे, पिटीशन ही डालेंगे फिर हम, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक दोनों लिखे हैं बात, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसको बेस मत बनाना ऑर्डर टू रूल टू। बेस पर ही बनाएंगे सर, बट जैसे भी आपने पिटीशन करा इसको, तो तब क्या करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक दोनों की क्लेम मांग रहे हैं। हाँ, सारे के सारे क्लेम करोगे, क्योंकि रेस्ट जुडिकेटा प्रोसीजर पे लगेगा, सब्सटेंटिवली नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सिविल क्या बोलते हैं, सिविल नेचर के सूट बन जाते हैं स्पेसिफिक रिलीफ के, ठीक हो गया, सिंपल। अगेन आपने लिखा है प्रोसीजरल है ये, और एडजेक्टिवली प्रोसीजरल है ये, इंट्रोडक्शन में लिखा है आपने, सही। सीपीसी इसके साथ में पढ़ोगे, सिंपल, सब्सटैंशिएट नहीं करोगे सीपीसी को आप। चलो जी, समझ गए भाई, स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर क्या बना, इसने क्या बोला, ए ने बी के केस में केस डाल दिया, ठीक है ना, परमानेंटली इंजंक्ट करा लिया और मैंडेटरी इंजंक्शन का डाल दिया, ठीक हो गया, और स्पेसिफिकली परफॉर्म करा लिया कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है भाई मेरे को तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी 2-4 रेमेडी मिल रही है, क्लेम मिल रहे हैं, मैं वो करूं, नहीं, वो नहीं करते। कोर्ट क्या सोचेगी, अबे कोर्ट छोड़, टेम्परेरी इंजंक्शन मांग, एसआरए में नहीं है, स्पेसिफिक रिलीफ नहीं है, टेम्परेरी इंजंक्शन, ठीक है ना, कंपनसेशन मांग ले भैया, कैसा है, स्पेसिफिक रिलीफ है, कंपनसेशन नो, डैमेजेस मांग, स्पेसिफिक रिलीफ है नो, इंडेमिनिटी मांग, स्पेसिफिक रिलीफ है नो, पेनल्टी मांग, स्पेसिफिक रिलीफ है नो, बट ये सारे क्लेम कर सकता है, सिंपल हो गया, सही। चलो चलो आगे आ जाओ, दोबारा से पढ़ देता हूं, वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूं।
अगर किसी एक सेक्शन में अगर ये बता दिया गया है, एसआरए के किसी सेक्शन के द्वारा बता दिया गया और वहां पर रोक दिया है अदरवाइज रेमेडीज को, ठीक है ना, उन सेक्शंस को छोड़कर, ये देखो ऊपर लिखा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइड, अगर अदरवाइज प्रोवाइड कर दिया गया है इस एक्ट के द्वारा, उनको एक्सेप्ट करके, उनको छोड़कर, ठीक है ना, ये जो एक्ट है ये डिप्राइव नहीं कर रहा है, ठीक है ना, सही हो गया ना, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड देयर नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड, ऐसा नहीं सोचा जाएगा, ये नहीं से चल रहा है, ये नेगेटिवली पढ़ोगे आप, ये ऐसा नहीं सोचा जाएगा या ऐसा नहीं माना जाएगा कि यह एक्ट डिप्राइव कर रहा है किसी भी बंदे को किसी भी राइट टू रिलीफ के लिए जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अलावा है, ठीक है जी, विच ही में हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उसको मिला हो, अपना जितनी रेमेडी भैया क्लेम कर दे, कहने का मतलब। लेकिन अगर किसी सेक्शन में बोल दिया कि भाई साहब आप अगर आपने ये बड़ा केस डाल दिया तो आप जो है फिर ये बड़ा केस नहीं डालोगे, उन सेक्शंस को छोड़कर, ठीक हो गया, सिंपल। आओ जी एक बार पढ़ो, सेक्शन 24 निकालो। बार ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन, यही एक्ट थ्रू सेक्शन 24 बार लगा रहा है, किन पर बार लगा रहा है, सूट पर, कौन से सूट पर, कंपनसेशन के लिए, किस चीज के, फॉर ब्रीच, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे क्या कंपनसेशन क्लेम करोगे, उन सूट्स के लिए बार लगा रहा है, कौन, सेक्शन 24, कहां का, एसआरए का, कब, आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आपने एक सूट डाल दिया है क्या, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, ठीक है जी, उसके बाद आप कंपनसेशन के लिए अलग से सूट नहीं डालोगे, बार लग गया है, द डिसमिसल ऑफ अ सूट, ठीक है ना, सिंपल रीडिंग कर रहा हूं मैं, डिसमिस हो गया है क्या, सूट, कौन सा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट जो है डिसमिस हो गया है, किसका, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट देयर ऑफ, शेल बार द प्लेंटिफ, वह बार कर देगा, शेल बार को जरा अंडरलाइन करो, शेल बार द प्लेंटिफ, डिसमिसल को अंडरलाइन करोगे, शेल बार को अंडरलाइन करोगे, शेल बार द प्लेंटिफ्स राइट, प्लेंटिफ के राइट को बार कर देगा, रोक देगा, कौन सा राइट, टू सू फॉर कंपनसेशन, के वो कंपनसेशन के लिए सू करे, सूट डाले, केस डाले, फॉर द ब्रीच ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर उस पार्शियल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एज द केस में भी, जो भी केस हो, बट शेल नॉट बार हिज राइट टू सू फॉर एनी अदर रिलीफ, परंतु बट को दोबारा से बॉक्स करोगे, शेल नॉट बार को अंडरलाइन करोगे, उसके राइट को, प्लेंटिफ के राइट को, कि वो सू करे, केस डाले, फॉर एनी अदर रिलीफ, किसी दूसरे रिलीफ के लिए, टू विच ही मे बी एंटाइटल्ड, जिसके लिए वह एंटाइटल्ड है, बाय रीजन ऑफ सच ब्रीच, उस ब्रीच से जो जनित होता है। देखो सेक्शन 3 का ही समझ में आ गया, सही, सेक्शन 24 क्या कह रहा है, प्लेंटिफ ने क्या किया, प्लेंटिफ ने क्या करा, सिंपल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का सूट डाल दिया, उसको डालना चाहिए था कंपनसेशन का, मना नहीं है, लेकिन उसने नहीं डाला कंपनसेशन का, ठीक है जी, और उसका ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो सूट था वो डिसमिस हो गया, नहीं कह रहे ऑन मेरिट डिसमिस हुआ है, ये नहीं बोल रहा है सेक्शन, सेक्शन इज साइलेंट कि ऑन मेरिट डिसमिस हुआ है या टेक्निकल कोई डिफॉल्ट आ गया था या फॉर्मल डिफेक्ट कोई आ गया था उस सूट के अंदर, इस कारण से डिसमिस हो गया, डन। तो अपने माइंड में सिर्फ एक पिक्चर मत क्रिएट करना कि सूट को बहुत अच्छे से कोर्ट ने सुना होगा और फिर उसके बाद ऑन मेरिट ही डिसीजन आया होगा, जिस मेरिट ऑफ डिसीजन के अंदर क्या करा, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया इस सूट को, ठीक है ना, आप सिर्फ एक तरफ से नहीं सोचोगे, ठीक हो गया, अगर एक तरफ से सोचोगे तो फिर रेस जुडिकेटा लगाओगे, उन सूट्स का क्या करोगे जो अदरवाइज डिसमिस है, लेकिन आप नहीं कह सकते कि उनके ऊपर रेस जुडिकेटा लगाया क्योंकि वो फॉर्मली जुडिशली एडजुडिकेटेड है ही नहीं, समझ पा रहे हो, सही। लेकिन भैया इस सेक्शन ने बार लगा दिया है फर्दर सूट पे,
अगेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डिसमिस हो चुका है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट नहीं डाल रहा है, सिर्फ कंपनसेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में कंपनसेशन के लिए सूट डाल रहा है अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस पर बार लग गया है, ठीक है ना। हाँ, लेट्स से कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट नहीं डाल रहा, क्या डाल रहा है, डैमेजेस या पेनल्टी या फिर इंडेमिनिटी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में आफ्टर द डिसमिसल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट के सूट, ठीक है ना। एक प्लेंट और फाइल कर दिए, ये चल जाएगा भैया। इसको बार नहीं कर रहा है, ऐसा है, सिंपल। यानी सेक्शन 3A रीड विद सेक्शन 24, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी का सीपीसी से रिलेटेड कोई सवाल उत्पन्न हो रहा है किसी के मन में, ठीक है ना, तो वो पूछ सकता है, लेकिन तभी उसको घुसाऊंगा अगर आपके माइंड में घुस चुका है वो सवाल, तो मैं तब बोलूंगा उस पर, वरना मैं खाम खा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। अगर अच्छे से क्लास लगाई है सीपीसी की तो सवाल उठना चाहिए, जिसका सवाल उठेगा मैं जवाब दे दूंगा, वरना मैं टेक्निकल नहीं करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकना है। बताओ, मैं हिंट देता हूं, सेक्शन 24 का बार एक्सप्रेस इंप्लाइड है, दो वोट आ गई, हाँ जी, 3, ठीक है, अच्छी बात है। एक्सप्रेस मतलब जो बोलकर एक्ट स्वयं बता रहा है, बार लगा रहा है, सिंपल हो गया। सिंपल, सिर्फ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सेम काइंड ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है ना, सिर्फ उनके ऊपर रोक लगा रहा है। ध्यान रखना, रेमेडीज अलग अलग हैं, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर रहा है, एक तो ये वाला ही रेमेडी, ठीक हो गया, और जो कंपनसेशन मांगेगा सेम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो वाली रेमेडी, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों रेमेडीज को मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स रोकने के लिए सेक्शन 24 ने बार लगा दिया है, बार, सिंपल, सही। चलो, मैं कह रहा था पिक्चर चेंज हो जाएगी, और चेंज करते हैं, आओ सेक्शन 40 खोलो, हेडिंग पढ़ रहा हूं, डैमेजेस, क्षतिपूर्तियां करवा रहे हो, क्षतियों की भरपाई करवा रहे हो, ठीक है ना, इन लिeu ऑफ, किसके बदले में, या फिर इन एडिशन, या साथ साथ में किसके, इंजंक्शन, या तो इंजंक्शन के बदले में सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर रहे हो, या फिर इंजंक्शन के साथ साथ में डैमेजेस क्लेम कर रहे हो, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो, द प्लेंटिफ, लेट से ए बी का जो प्लाट था, बी ने जो भी कर्मकांड किया, बी का जो भी एक्टस रहा है, ठीक है जी, जो ए का मकान है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, डैमेजेस क्लेम करेगा, ठीक है ना, साथ के साथ वो इंजंक्शन भी क्लेम कर सकता है,
उसके पास दोनों तरीके हैं, वो इंजंक्शन के साथ में डैमेजेस भी मांग ले या फिर सिंपल सिंपल डैमेजेस मांगे, इंजंक्शन ना मांगे, या ओनली ओनली इंजंक्शन मांगे डैमेजेस ना मांगे। ठीक है ना, कोई भी सूरत हो सकती है। देखो ये क्या बात कर रहा है, जो प्लेंटिफ है इन ए सूट, एक सूट में कौन से, ऑफ परपीचुअल इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन के केस में अंडर सेक्शन 38, या फिर मैंडेटरी इंजंक्शन, या फिर मैंडेटरी इंजंक्शन के केस में, मैंडेटरी इंजंक्शन कहा 39 सेक्शन 39 के अकॉर्डिंगली मे क्लेम डैमेजेस, मे को अंडरलाइन करो, क्लेम कर सकता है ना वो डैमेजेस, क्लेम कर सकता है हाँ के ना, इसके साथ बिल्कुल कर सकता है। ईदर इन एडिशन, या तो एडिशनली, या इन सब्स्टिट्यूशन, या फिर सब्स्टिट्यूटिवली, या तो इंजंक्शन दे दो जज साहब, या फिर डैमेजेस दे दो, इस हिसाब से सब्स्टिट्यूटेड। ठीक हो गया, चलो जी। सच इंजंक्शंस एंड द कोर्ट में, और जो कोर्ट है में इफ इट थिंक्स फिट अवॉर्ड सच डैमेजेस, अगर कोर्ट को लगेगा ठीक तो वो अवार्ड पे भी अपना संज्ञान लेकर, अवार्ड भी सॉरी अवार्ड पे, इसमें डैमेजेस पे अपना संज्ञान लेकर डैमेजेस भी पे कर सकती है, यानी डैमेजेस भी दिलवा सकती है कोर्ट अगर चाहे तो। अगेन कल हमने इंटरप्रिटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा था, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के विषय में लिखा था, एसआरए में जो भी रिलीफ क्लेम करोगे वो प्योरली कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है भैया। आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, लेकिन कोर्ट का मन नहीं है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन को इस हिसाब से समझ लो, कोर्ट आपका क्लेम रिजेक्ट कर, ठीक हो गया, सिंपल। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन मतलब कोर्ट की मर्जी है भैया, ठीक है ना। लेकिन जो हमने केस बनाया फिर हमारे जो उसी का बंद हो जाएगा, स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिलेंगे, अदरवाइज मिल जाएंगे आपको, अदरवाइज मिल जाएगा। ठीक है ना। जा सकती है सारे के केस पिटीशन, हाँ बिल्कुल जा सकती है, ठीक है ना। देखना कैसे जाएगी, सीपीसी के थ्रू, अगर सीपीसी में फॉलो हो गया तो चली जाएगी। अगेन सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ मना कर सकता है अपने डिस्क्रिप्शन पे, अदरवाइज नहीं करेगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यदि हो रहा है और दिखाई दे रहा है उसमें मना थोड़ी ना करेगा, ठीक हो गया ना, ऐसे सारे को मना कर सकता है, ठीक है ना। अब कोई आदमी बिल्कुल वो बिल्कुल नकल होके ही चढ़ जाए सिर पे कोट के, नहीं मैं तो वही कंगन लूंगा, नहीं मैं तो वही इटालियन मार्बल लगवाऊंगा जो मेरा खराब किया, वही उसी खदान का, ठीक है ना, जिसपे ऐसे ऐसे पैटर्न नहीं होंगे, जिसपे ऐसे ऐसे पैटर्न होंगे वही लगवाऊंगा, कोर्ट के सामने जिद करने लग जाए, कोर्ट प्यार से एक दो बार कहेगी मार्बल लगेगा ऐसे ऐसे ऐसे, वैसे वैसे वाले नहीं लगेंगे, मार्बल लग जाएगा इटालियन, नहीं नहीं वैसा ही चाहिए, रिजेक्ट, चल मैं देता हूं, ठीक है, सिंपल। चल अपना कंपनसेशन और डैमेजेस क्लेम कर ले, ठीक है ना, एसआरए से बाहर निकल जा, मैं एसआरए ये नहीं करूंगा, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो देखो अगेन दोबारा से पढ़ देता हूँ, एक प्लेंटिफ ने सूट डाला है परपीचुअल इंजंक्शन का या फिर मैंडेटरी इंजंक्शन का, ठीक है जी, वो साथ साथ में डैमेजेस क्लेम कर सकता है एडिशनली या फिर सब्स्टिट्यूटिवली, ठीक है ना। और कोर्ट भी जो है, अगर कोर्ट को ठीक लगता है, इफ इट थिंक्स फिट अवॉर्ड सच डैमेजेस, अवॉर्ड कर सकती है वो वाले डैमेजेस, अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो ही ओनली। डन हो गया, चलो जी। नंबर 2, नो रिलीफ फॉर डैमेजेस, डैमेजेस से जुड़ा हुआ रिलीफ यानी डैमेजेस स्वयं शैल बी ग्रांटेड, यानी डैमेजेस शैल नॉट बी ग्रांटेड, शैल लिखा हुआ है, नोट को अंडरलाइन करो, शैल नॉट बी ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस, जब तक कि प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड सच रिलीफ इन प्लेंट, जब तक वो अपने प्लेंट में स्वयं डैमेजेस नहीं लिखेगा कि मेरे को डैमेजेस भी दो, कोर्ट नहीं देगी उसको डैमेजेस। अब वो एडिशनली मांग रहा है, सब्स्टिट्यूटिवली मांग रहा है, ये प्लेंटिफ का काम, उसको मेंशन करना पड़ेगा, प्रेयर क्लोज में लिखेगा कि मेरे को इंजंक्शन, इसके ऊपर इंजंक्शन भी लगाओ और मेरे को डैमेजेस भी दिलवाओ, ठीक है ना। ये ठीक ऐसे ही है, जो दीवार खराब हुई है अब मैंडेटरी इंजंक्शन लगाओगे तो वो दीवार को ठीक करके देगा, जब वो दीवार को ठीक करके दे रहा है तो फिर डैमेजेस का क्या करोगे, समझ रहे हो ना, आपका नुकसान तो पूरा कर दिया उसने, ठीक है ना। लेकिन वही है, अगर डैमेजेस बढ़ते हैं उसके अंदर तो यस, हुआ क्या, मार्बल तो लगा दिया लेकिन भाई वो मार्बल मिल ही नहीं रहा, तो मैंडेटरी इंजंक्शन में वो रिस्टोर भी करा देगा दीवार को, ठीक है जी, और डैमेजेस भी पे कर देगा, कोर्ट को ठीक लगना चाहिए, ठीक हो गया, चलो जी। लेकिन यह शर्त है, अगर वो प्लेंटिफ खुद प्रेयर करके मांगेगा नहीं कोर्ट से डैमेजेस एडिशनली या सब्स्टिट्यूटेड, वो उसकी इच्छा है प्लेंटिफ की, अगर वो नहीं मांगे तो कोर्ट ही देगा, ठीक हो गया, सिंपल, सही, बाहर लग गया है,
नंबर 3, द डिसमिसल ऑफ ए सूट टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, डिसमिस हो गया सूट इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ में, शेल बार हिज राइट टू सू फॉर डैमेजेस फॉर सच ब्रीच। अगर उसने डैमेजेस नहीं मांगे, ठीक है जी, और उसके फेवर में डिसमिस हुआ है, सिंपल, कोई सूट फॉर डैमेजेस फाइल नहीं होगा, बार लग गया, ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट, परंतु ये भी बता दिया जाता है, प्रोवाइडेड दैट जहां पर कोई भी ये जो डैमेजेस है क्लेम नहीं किए गए हैं प्लेंट के द्वारा, कोर्ट जो है शेल को अंडरलाइन कर लेना, एट एनी स्टेज, अंडरलाइन एट एनी स्टेज हो तो प्रोसीडिंग अलाउ कर देंगे प्लेंटी को, तो भैया अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन डाल ले, ठीक है ना, उन टर्म्स एंड कंडीशन पे जो भी जस्ट लगे, इंक्लूडिंग सच क्लेम के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। लेट्स से प्लेंटिफ को बाद में याद आया, क्या प्लेंटिफ के एडवोकेट को बाद में याद आया, ठीक है ना, कि भाई मैं तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता था और मैं अब क्लेम नहीं करूंगा और ये डिसमिस हो गया, तो भाई साहब मैं डैमेजेस के लिए तो सूट डाल नहीं सकता, ठीक है ना, तो क्या करेगा, अमेंड करवा लेगा, अमेंड करके अब डाल देगा, वो डैमेजेस क्लेम कर लेगा अमेंडमेंट की एप्लीकेशन, ठीक हो गया। अमेंडमेंट की एप्लीकेशन कहां, ऑर्डर 6 रूल 70, ठीक हो गया, सिंपल है, वहां डालेगा, कोर्ट को समझाएगा कि देखो जी मैं ओरिजिनली जो है ये क्लेम क्यों नहीं कर पाया, किसने मुझे रोका। अब कोर्ट जो भी कंडीशन लगाएगा, कोर्स लगानी है तो कोर्ट कोर्स लगा देगा, ठीक है ना, अदरवाइज जो कुछ भी है, अगर कोर्ट अलाउ कर रहा है एप्लीकेशन को, अलाउ होने के बाद क्या है, अमेंडेड प्लेंट आ जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी ओरिजिनल प्लेंट अमेंडेड प्लेंट से, ठीक हो गया। यानी कि बड़े ध्यान से समझना, इसी एसआरए में दो सेक्शंस ऐसे हैं जो बार लगा रहा है, बार लगा रहे हैं, ठीक है ना, किस चीज पे बार लगा रहे हैं, रिलीफ्स पे बार लगा रहे हैं, ठीक है ना। एक सेक्शन में कंपनसेशन पर बार लगा रहे हैं, एक सेक्शन में डैमेजेस पर बार लगा रहे हैं। कंपनसेशन में कौन सा सेक्शन बार लगा रहा है, 24, डैमेजेस पर 40, ठीक है ना, सही। और जब हम सेक्शन 3 पढ़ते हैं, सेक्शन 3 की मेन लाइन पढ़ते हैं कि इस एक्ट में जो प्रोविजन जो बार लगा रहे हैं उनको छोड़कर, एक्सेप्ट लिखा हो ना, उनको छोड़कर हम पूरे एसआरए में किसी भी प्रोविजन में ये नहीं डीम करेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये मान के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या फिर ये मान के इस चीज को एंटरटेन नहीं करेंगे इस एक्ट को, कि भैया एसआरए जो होता है वो जो दूसरे बेरट की जो रेमेडीज होती है ना, दूसरे सब्सटेंटिव बेरट की जो रेमेडीज होती है उनको भी रोक लगा देता है, नहीं लगाता, ठीक हो गया, सिंपल हो गया, पिक्चर बनी है। 3, 24, 40 गोल्डन ट्रायंगल है। अगर सेक्शन 3 पढ़ना है तो 24 और 40 के बिना नहीं पढ़ा जाएगा, पूछा नहीं, हिंट देने के बावजूद भी सीपीसी का सवाल नहीं पूछा, पूछ लो। अगर चलो मैं होमवर्क दे रहा हूं, पर्टिकुलर रिलीफ पे बार लगा रहा है, ठीक है, एक प्लेंट आई है जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़े हुए रिलीफ भी क्लेम कर रहा है वो, ठीक है जी, एसआरए से जुड़े हुए रिलीफ भी क्लेम कर रहा है वो, ठीक हो गया, सिंपल, समझ पा रहे हो ना, सही। अब वो क्या करता है, कुछ एक क्लेम जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्लेम कर लेता है, या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे क्लेम कर लेता है, ठीक है जी, या फिर कुछ एक क्लेम कर लेता है, एसआरए के भी कुछ एक क्लेम कर लेता है, यानी कुछ एक रेमेडी, कुछ एक क्लेम्स जो है उसने छोड़ दिए, क्या कर दिए, रेलिंक्विश कर दिए,
ठीक है, सही है। जो रेलिंक्विश्ड हैं, अगर वो फ्रेश सूट डालकर ये रेलिंक्विश्ड क्लेम मांगता है तो क्या सेक्शन 11 सीपीसी यानी कि रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा? सेक्शन 24 एसआरए क्या कर दिया? कंपनसेशन नहीं मांगा, ठीक है ना, मत मांगो कंपनसेशन, लेकिन डैमेजेस मांग लिया फ्रेश सूट डाल के, ठीक है ना, और पहला सूट डिसमिस हो गया, ठीक हो गया। और फ्रेश फाइल करके फ्रेश प्लेट फाइल कर दी, उसने क्या मांग लिया? डैमेजेस मांग लिए, क्या? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्या इस स्थिति में रेस जुडिकेटा लगेगा? सवाल समझ गए? सेक्शन 40 में क्या कर लोगे? डैमेजेस डाल लोगे पिक्चर में, कंपनसेशन हटा दोगे। ठीक हो गया? ये होमवर्क है, ये आना चाहिए था, सर ये माइंड में सवाल आना चाहिए था। हाँ जी, मेरे पास ना सर ये स्पेशल ये कॉन्ट्रैक्ट का वो तो नहीं है, एक्ट तो नहीं है, लेकिन वो आपके मामले की किताब है क्या कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर स्पेशल रिलीफ एक्ट भी है, वो चल जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों नहीं है आपके पास? नहीं आपने नहीं क्लास लगाई तो थी। सर ये स्पेशल रिलीफ एक्ट नहीं है सर, इसका इसका एक्ट नहीं है मेरे पास। स्पेसिफिक रिलीफ हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन जो मैं आपके मांगे की किताब लेके आता ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपके मांगे की वो कंबाइन ही है, उसमें कंबाइन है तो वो चल जाएगा, लेकिन अलग से देखो आपकी इच्छा है, अगर आप उससे काम चला सकते हो तो चला लो। ये काम तो चलाना सर, अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, काम नहीं चलाना है। अच्छे से पढ़ रहा है तो ये कितने रुपए का है? 25-30 रुपए का ले आना, बोल लिया हाँ। ठीक है ना। वो तो देखो, आप देखोगे ना, सर आप बताइए सर, आप ही राजी सुनना, मैं तो सर अपने हिसाब से मुझे नहीं पता। तो फिर ये तो पहले बोल दिया ना संदीप जी कि बेरेक्ट होना चाहिए, ठीक है इसके अंदर दोनों किताबें हैं। ठीक है ना। जो बुक्स के अंदर कमेंट्री के अंदर हो तो आप ये चेक करोगे कि वो अपडेटेड है कि नहीं। बेरेक्ट के सेक्शंस बताने के अलावा भी कई यूज होते हैं, आप उसमें इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ोगे, बुक में आप इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ोगे। और इंट्रोडक्शन कितना काम का था इस एक्ट के अंदर, पढ़ा किसी ने? घर पे जाके एक एक लाइन पढ़ाइए कल। बहुत ऐसे बेरेक्ट कम है जिसके अंदर मैं इंट्रोडक्शन खुद पढ़ाता हूँ, वरना आप लोगों को बोल देता हूँ भाई इतना इतना मैंने पढ़ा दिया, ये बाकी पढ़ लेना। सर ये एक आदमी है वाइट मैन, उसके मेरे एक उसमें कमेंट्री भी होती है, कमेंट्री क्या होती है सर? कमेंट्री कमेंट्स होते हैं, तो वो ठीक रखते हैं सर, इसीलिए ही बेरेक्ट होता है। ये तो इनमें तो नहीं होते सर, ये जो हमारे मेरे पास वो भी क्यों नहीं होते? कमेंट्री नहीं है, बड़े नहीं क्यों नहीं होते? वो सरिया वाली वाले हैं। हाँ इसमें वो मोटे वाइट मैन वाले मोटे होती है किताब बेरेक्ट इसलिए लेते हो क्योंकि हाँ वही कंसाइज फॉर्म में आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए इन जनरल वो इंफॉर्मेशन आपको मिले, ठीक है ना। इसलिए डिगलोट लोगे तो ये डिगलोट बनाने वाले की गलती नहीं है, ठीक है ना। डिगलोट बनाने में वो सारा का सारा ट्रांसलेशन में जो सारे के सारे पेजेस खत्म हो जाएंगे, अब वो ट्रांसलेशन भी दे आपको और फिर कमेंट्स भी आपको बताए, नहीं ऐसा नहीं होगा, इतना मोटा बेरेक्ट हो जाएगा, हाँ ठीक हो गया। जनरल इन्फॉर्मेशन देता है, बाकी फिर सारा का सारा जो है ना, जो एक एडवोकेट की ड्यूटी होती है कि वो जाए चेक करे, ठीक है ना, मनुपात्रा से या फिर कोर्ट की लाइब्रेरी में जाए और चेक करे कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए होता है। इसका मिसलेनियस है बेरेक्ट, बेरेक्ट ले लोगे तो बेरेक्ट लेना चाहिए, देखो, ठीक है ना। अब वरना सीधी सिंपल सी बात है, आप चाहो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो डाउनलोड, ठीक है ना, पीडीएफ डाउनलोड करो, ठीक है ना, और कर लो उसको। मैं ये नहीं पूछ रहा जी आपसे, आपने मेरे से पूछा है कि लेने चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बेरेक्ट लेने चाहिए। ये 10-12 में भी आपको मिल जाएगा, ये 5-10 रुपए में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन बेरेक्ट लोगे ना तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है जी। आगे आ जाओ, डन। सेक्शन 3 कंप्लीट कर देते भैया। हाँ जी, सेक्शन 3 है, आई होप डन। होमवर्क बता दिया आपको, इस होमवर्क को ढूंढना, ठीक है जी। होमवर्क नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है जी। सेक्शन 3B, except as otherwise provided herein, nothing in this act shall be deemed to affect the operation of the Indian Registration Act 1908 on documents.
अगर किसी भी सेक्शन में कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट बता दी है तो एक्सेप्ट उन सेक्शंस को छोड़कर, एक्सेप्ट दो सेक्शन, एसआरए जो है वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी कंप्लायंस है, जो उस एक्ट की पूरी करनी होती है, ठीक है ना, उसको किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं करता है एसआरए। ठीक हो गया? सिंपल। जैसे डॉक्यूमेंट का जिक्र आ गया एसआरए के अंदर, डॉक्यूमेंट का जिक्र आ गया, कहां है? सेटलमेंट की डेफिनेशन में आया। ठीक हो गया? उसके अंदर दो प्रकार के डॉक्यूमेंट आपने पढ़े, क्या? विल और दूसरे नॉन विल। ठीक हो गया? विल रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है, ऑप्शनल है। सर रजिस्ट्रेशन कराने से फायदे होते हैं सर? हाँ, क्या फायदे होते हैं सर? रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो मतलब जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो विल चेंज नहीं हो सकती सर? हो सकती है। विल के विषय में नहीं कह रहे, आपने आगे नहीं सुना। विल जो है ऑप्शनल होती है रजिस्ट्रेशन। आपकी इच्छा, आपको करवानी है तो करवाओ, आपको नहीं करवानी तो मत करवाओ। क्यों? विल को यदि प्रूव करना है तो वो रजिस्ट्रेशन से प्रूव नहीं होती। विल को यदि प्रूव करना है तो प्रोबेशन कराना पड़ेगा विल को। ठीक है ना? विल प्रोबेशन से प्रूव होती है, तो उसका आप कराओ चाहे मत करो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया? विल के अलावा लेट्स से कुछ पैसों के बदले में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी दूसरे आदमी के पास जा रही है, हस्तांतरण हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कराओगे? मैंडेटरी, ऑप्शनल, मैंडेटरी। ठीक हो गया? डन। स्पेसिफिकली जो है मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या, कि मैं ये प्रॉपर्टी ना आपको दे दूंगा, आप ना मेरे लिए ये काम कर दो। कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद जो है, मान लो मैंने ब्रीच कर दिया, मैंने ही प्रॉपर्टी देनी थी। ठीक हो गया? सिंपल। मैंने क्या करा, आपको प्रॉपर्टी दी, ले भाई यो किला तेरा, ये ले, खुश हो जा। ठीक है ना? आप बड़े खुश हुए, ठीक है ना? आपने बड़ी मेहनत करी उसके लिए के ऊपर, खराब सा किला था, आपने जो मिट्टी भी डलवाई उसके ऊपर, उसमें आपने जो है खाद वगैरह भी डलवाया, अच्छी मिट्टी जो उसकी उन्नत उर्वरक मिट्टी हो गई। ठीक है जी? आपने मेहनत करी, बीज डाला, पानी दिया, भगवान ने बहुत बढ़िया बारिश कर दी। ठीक है जी? बहुत बढ़िया फसल हुई, मैंने पोजेशन वापस ले ली। ठीक हो गया? समझ पा रहे हो? सिंपल है। आप क्या करोगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डाल दोगे, डालोगे? कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न है, डलेगा या नहीं? सोचो। यस नो? सर हम केस तो डाल ही सकते हैं, आगे आगे जो होगा देखा जाएगी सर। केस तो डालने का राइट है, कुछ मिलेगा ही। ये लो जी, अब हमें नौकरी में मेहनत करी, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है जी? आप मेरे ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट डाल रहे हो, ऑफ दोज दैट कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने ब्रीच किया है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी क्या एसआरए का सूट डल सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट पे? चलो आपकी सहायता के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ओरल था, यस नो? कोई राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एसआरए का सूट नहीं डल सकता। नो 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 नो। क्या लगता है? यस सर। यस। व्हाई नॉट? तो प्रूव कैसे करेगा? प्रूव कैसे करेगा? नहीं, ओरल कॉन्ट्रैक्ट है अगर, हाँ, तो प्रूव किस तरह से करेगा? उसकी कितना होता है? क्या ओरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? होते हैं सर। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? और ब्लाइंड भी हो सकता है सर, एक्सप्रेस वाले भी हो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर सबसे पहले जो सर वो वाले एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, बस बात खत्म। एग्रीमेंट नहीं हो सकता है सर। जो ओरल एग्रीमेंट है वो एनफोर्स नहीं हो सकता, इसका मतलब। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। फिर ये तो जवाब नहीं है, कैसे प्रूव कैसे करोगे? बातें प्रूव करेंगे, परफॉर्म नहीं किया। आप ये नहीं बोलोगे मैं पागल हूं, अच्छा मैं जाके इसके किले पे मैं उगाऊंगा, उसमें
धरती उसमें अपनी पैसे देकर मैं मिट्टी डलवाऊंगा, ठीक है जी, फिर उसमें बीज लगाऊंगा, फिर पानी लगाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा, सब्ज बाग लगाऊंगा, उसके ऊपर फिर ये ले लेगा। सर उसने बेचारे की जो मेहनत है, जो पसीना पाया है, वो भी तो कोई नजायज थोड़ी ना पाया है। एक साल सिंपल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो, कोई कंपनसेशन, कोई डैमेजेस नहीं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है? प्रॉपर्टी, यस, ट्रांसफर। पहला होमवर्क, सॉरी दूसरा होमवर्क, क्या ये जो सेटलमेंट आता है, जो डेफिनेशन के अंदर सेटलमेंट आया, क्या उसके अंदर आ जाएगा ये डॉक्यूमेंट उसमें आ जाएगा? यस, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, या फिर विल या फिर कोडिसी ले, ठीक हो गया, सिंपल रहेगा। आ जाएगा आएगा सर, ये वो भी लोड़ी तो नहीं है। होमवर्क नंबर 3, ठीक है जी। अब मेन इशू क्या है? प्रॉपर्टी का रेट है भाई, ये लो 22 करोड़, लेट्स से, ठीक है ना, और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, यस नो, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सही है, सूट आपने डाल दिया है, सूट डाल सकता है, ठीक हो गया। इस सूट का फेट डिसाइड करना है आपको, भविष्य डिसाइड करना है, क्या होगा इसके साथ, इसकी भविष्य मालिका बना के लेके आना। सर इसका तो आंसर बता दीजिए ना, जो मैंने यस बोला था। बता दिया, यस, यस है। हाँ बाबू, अभी तो बोला, ये देखो, ये जो है तारीफ भारी पड़ जाती है आपकी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाते हैं आप, बस, ठीक है जी। हाँ जी, इस सूट का भविष्य क्या रहेगा? ठीक हो गया, 3 होमवर्क आ गए, एक तो रेस्ट डेटा वाला आ चुका है, ठीक है जी, 2-3 ये आ चुके हैं, नंबर मैंने डाल दिया, कल पूछ लूंगा। अगेन ध्यान रखना, सिंपल, सेक्शन 12 तक डिसाइड हो जाएगा, आप ये एक्ट पढ़ोगे, इसका पीटी दोगे कि नहीं दोगे, इसका तो पीटी भी देने नहीं आओगे, ये बता रहा हूँ। सर इसके कितने वो हैं सर, टोटल सेक्शन? देख लो, देखो देखो संदीप जी, कल की क्लास लगाओ, सब है उसमें, ठीक है सर। जिम्मेदारी ले, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइट, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइट।